तो बेटा आज हम ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसमें से आपके 16 से 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हमने जो है बेटा पिछले लेक्चर में हमने किया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बेटा उसमें भी 16 से 20 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, और आज वाले में बेटा हम 16 से 20 मार्क्स पक्के करने वाले हैं। अगर मैं पीवाईक्यू ट्रेंड देखता हूं बेटा 2021 में इससे कितने क्वेश्चन आए थे, जो है 3 क्वेश्चन आए थे यानी कि 12 मार्क्स, और 22 में कितने आए थे बेटा 4, और सबसे ज्यादा जो है देख सकते हो आप 2023 में 5 जो है क्वेश्चन बेटा आगे थे। ऐसे करके अगर आप देखोगे जो पिछले 2 सालों से बेटा 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके जो है इस चैप्टर से 16 जो है मार्क्स तो आपके श्योर हैं अगर आपने सही से इसको पढ़ लिया तो। ठीक है बेटा, और हमारी जो है क्रैश कोर्स की हमेशा से एक रही है खासियत रही है, हम क्या शुरू करते हैं बेटा, इसमें हम देखते हैं वेटेज प्रायोरिटी। वेटेज प्रायोरिटी मतलब क्या है कि इस जो टॉपिक में सबसे ज्यादा, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो वेटेज वाले टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। एक चीज तो क्लियर है, अभी तक आप समझ गए होंगे कि जहां पे सबसे ज्यादा आपको समस्याएं आती हैं एनटी वहीं से क्वेश्चन पूछता है, और समस्याएं आपको आती हैं बीटी कॉटन में, खास करके जो क्राई-1 प्रोटीन, क्राई-AC प्रोटीन, इन सब में आती है, आरएनए इंटरफेरेंस में आती है बेटा। तो यहां पे जो है आपके 40% वेटेज है। इसके बाद है प्लांट टिश्यू कल्चर, थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इजी है। ठीक है, एक बार समझ में आ जाए, क्रैक हो जाए तो बेटा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये 2 अगर देखा जाए तो हॉट जोन है, ये भी हॉट जोन है। ठीक है, रेड जोन में आता है यानी कि इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, और ये वाला बेटा क्या है, रेड जोन में आता है, हॉट जोन में आता है, ये इसको भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो आपके जो है 70% जो है बेटा क्या यहाँ पे, ये जो 2 पार्ट हैं 70% क्या लेके बैठे हुए हैं, ये वेटेज लेके बैठे हुए हैं, यानी कि 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन यहां से पक्के हैं, 12 मार्क्स। फिर क्या होता है, थोड़ा सा भूली भटकी बातों में, बोली भटकी यादों में क्या आ जाते हैं क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आ जाते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में जो बायो प्रोडक्ट है वहां से क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद है बायोपायरेसी, यानी कि बायोपायरेसी वाला छोटा सा टॉपिक है, उसमें 1-2 चीजें आती हैं तो वो इतना ज्यादा वेटेज लेके नहीं आती बेटा। अब हम शुरू करते हैं भाई, देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। कहने का मतलब क्या है, देखो हमने ना पिछले चैप्टर में क्या कवर किया था बेटा, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें नाम से क्लियर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, कि प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं ये देखा था। ठीक है, हमने देखा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो है प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं। इस वाले चैप्टर में जो प्रोडक्ट बनके रेडी हो गए उसका एप्लीकेशन, वो कहाँ यूज हो रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में क्या बायोटेक यूज हो रही है या सिर्फ हवा में बातें हैं, बेटा यूज तो हो रही है। आज हम उसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली जो है बायोटेक वो पता है किसमें होती है, एग्रीकल्चर में होती है। इसमें हम देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, फिर बीटी कॉटन, फिर पेस्ट रेजिस्टेंट जो प्लांट्स हैं जिसमें हम देखेंगे आरएनए इंटरफेरेंस, फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन इन मेडिसिन। बट एप्लीकेशन इन मेडिसिन में भी काफी जो है क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, इसको हम ध्यान से देखेंगे। फिर उसके बाद है ट्रांसजेनिक एनिमल्स और उसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम हमारे पास है ही नहीं ज्यादा टाइम। इंट्रोडक्शन में ये वाले जो 3 पार्ट है बेटा, थ्योरी वाले पार्ट है, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप जो है एनसीईआरटी को हाईलाइट कर लो और इनको एज इट इज याद करके चले जाओ, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये 3 लाइनें ऐसी हैं कि द क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ द बायोटेक्नोलॉजीज आर, दैट्स इट। वो क्लियर कट एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी की जो 3 लाइनों को देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं, याद करने के लिए मैं सीधा समझाने के पॉइंट पे जा रहा हूं, यानी कि एग्रीकल्चर में जो है बायोटेक कैसे यूज होता है। और उसमें सबसे पहले है प्लांट टिश्यू कल्चर, नाम से क्लियर है प्लांट टिश्यू कल्चर बेटा, इस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग plant cell tissue और organs in the artificial nutrition medium under the sterile condition। कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा, इसमें यहाँ पे जाननी जरूरी है आपको, मैं थोड़ा सा अलग लेके चलता हूँ उसको मैं। ठीक है, कि कैसे करते हैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है बेटा, ये एक प्लांट है। ठीक है, प्लांट का कोई भी टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल जो है कोई सा भी टिश्यू जो है आपने रिमूव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर दिया, एपिकल मेरिस्टेम को रिमूव कर दिया। वो सबसे बेटर होता है एक्चुअल में, वो सबसे बेटर होता है। क्यों बेटर होता है सबसे पहले वो, क्योंकि वो वायरस फ्री होता है बेटा। क्या होता है, वायरस फ्री। वहां पे वायरस इन्फेक्ट नहीं करते। अगर पूरी प्लांट बॉडी भी इन्फेक्ट होती है ना, तो जो मेरिस्टेम्स होते हैं उसके ऊपर केटा वायरस का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, एपिकल मेरिस्टेम को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया बेटा, मैंने रिमूव कर दिया। अब ये वाला जो एपिकल मेरिस्टेम का जो पार्ट है, ये टिश्यू है, ये ना प्लांट से बाहर आ गया। ठीक है, ये प्लांट होगी, प्लांट बॉडी होगी, और ये हो गया एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का मतलब क्या है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांट, नाम से क्लियर है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांट, यानी कि मैंने उसको प्लांट बॉडी से बाहर निकाल दिया। अब क्या करूंगा बेटा, मैं उसको जो है न्यूट्रिशन मीडियम देके, ठीक है,
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स देके मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस यहाँ पे काम करते हैं। मैंने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये कवर किया था, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ओवरव्यू करेंगे और साथ में स्टेराइल कंडीशन बेटा क्रिएट करके हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। देख सकते हो है ना, बहुत सारे प्लांट क्रिएट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ये पूरी जो प्रोसेस है, ये पूरी जो प्रोसेस है, यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। और जब प्लांट टिश्यू कल्चर से हमने बहुत सारे प्लांट बना लिए, बहुत सारे प्लांट बना लिए बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन, देखो छोटा सा डिफरेंस है यहां पे प्लांट टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन में। प्लांट टिश्यू कल्चर एक प्रोसेस है, माइक्रो प्रोपागेशन जो है एक एंड रिजल्ट है। यानी कि अगर आपको जो है, आपके पास क्या है, सीड नहीं है, मान के चलो कि प्लांट का सीड नहीं है, ठीक है, वो प्लांट है बेचारा आपके सामने और सीड पता नहीं कब बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपको श्योरिटी नहीं हो, तो आप क्या करोगे, एपिकल मेरिस्टेम आपने निकाला, एक्सप्लांट जिसको हम बोलते हैं, उसको हमने जो है लैब में ले आए और उसको न्यूट्रिशन मीडियम दिया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए, परफेक्ट कंडीशन क्रिएट कर दी और उससे बहुत सारे प्लांट हमने बना लिए। ठीक है, तो आपके बिना सीड के अगर आप देख सकते हो तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे क्या बना दिए आपने, प्लांट बना दिए। अब ये कैसे होते हैं, ठीक है, कैसी टेक्निक है, कैसे काम करती है, स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखते हैं। ये आप देखो छोटा सा देख सकते हो ऐसे, ठीक है, ये क्या है बेटा, आप देख सकते हो छोटे छोटे प्लांट जो है यहाँ पे क्या कर दिए, देखो यहाँ पे लैब में क्रिएट कर दिए। 2015 की बात है, जब मैं CSIR IHBT में था, पालमपुर में था बेटा, तो मैंने यहाँ पे इस पे काम किया था प्लांट टिश्यू कल्चर में। ठीक है, अच्छा लगता था मेरे को देख के कैसे एक सिंगल सेल से इतने सारे प्लांट बन जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने छोटा सा जो है एक, मतलब मैंने डायरेक्ट काम नहीं किया था, एक जो साथ में जो कलीग है वो काम कर रहे थे, तो वो बेम्बू प्लांट। तो बेम्बू प्लांट क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, बेम्बू प्लांट जो है साल में नहीं शायद अपनी लाइफ में एक ही बार क्या करता है, सीड प्रोडक्शन करता है। और वो सीड प्रोडक्शन हो सकता है 40 साल भी लग जाए, तो 40 साल तक तो सीड एक्युमुलेट कर नहीं सकते हम, वेट नहीं कर सकते, बेम्बू प्लांट का वेट नहीं कर सकते हम कि 40 साल सीड भाई दे तू, फिर उसके बाद मैं बेम्बू प्लांट क्या करूँगा, ग्रो करवाऊंगा। तो फिर निंजा टेक्निक क्या है, फिर प्लांट जो है ये निंजा टेक्निक है, प्लांट टिश्यू कल्चर। और प्लांट टिश्यू कल्चर की निंजा टेक्निक अभी हम देखने वाले हैं। चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से, स्टेप बाय स्टेप में देखते हैं। तो पहले नंबर पे हमने क्या किया बेटा, पहले नंबर पे हमने क्या किया, टिश्यू निकाला, कोई भी एक टिश्यू का पार्ट, जिसको मैंने क्या बोला था, एक्सप्लांट। क्या बोला था मैंने, एक्सप्लांट। तो प्लांट की खासियत ये होती है कि जो प्लांट का जो कोई भी आप पार्ट निकाल लो, खास करके जो मेरिस्टेम है, वो जो है एक सिंगल सेल है ना बेटा, एक सिंगल सेल जो है एक्सप्लांट की, एक सिंगल जो सेल है वो ना, उसके पास फुल पोटेंशियल होता है, टोटल पोटेंशियल होता है। क्या होता है, टोटल पोटेंशियल टू फॉर्म द, टू ग्रो द, या फिर फॉर्म द होल प्लांट बॉडी। कमाल की बात है, हमारे केस में ऐसा नहीं होता बेटा, है ना, हमारे केस में ऐसा नहीं हो पाता। हमारे केस में ऐसा नहीं है कि आपने कोई ब्लड सेल निकाल दिया और उसको निकाल के आपने न्यूट्रिशन मीडियम में डाल दिया और उससे क्या बोलते हैं मनप्रीसर बना दिए फॉर एग्जांपल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन के केस में, एनिमल केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट प्लांट के केस में एक सिंगल सेल जो है उसके पास पूरा पोटेंशियल होता है। एनी सेल्स, एनी ऐसी सेल जो क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। ठीक है, उसको हम बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के उसको न्यूट्रिशन कंडीशन दे देंगे, एक फेवरेबल कंडीशन दे देंगे, उससे पूरा प्लांट बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं टोटल पोटेंशियल टू फॉर्म द होल प्लांट। अब ये जब होल प्लांट जब बनता है ना एक सिंगल सेल से बेटा, इसको एक जो है टर्म दी जाती है, एनसीईआरटी बहुत बार इस चीज को बोलती है, टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी। तो मैंने उसको थोड़ा सिंपल शब्दों में कर दिया, टोटल पोटेंशियल, है ना। एक होता है प्लूरोपोटेंसी, आपने ये भी वर्ड सुना होगा, है ना, प्लूरोपोटेंसी। बेटा उसको हम पढ़ेंगे जो है जब हम ब्लड सेल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, हमारे केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हिमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल होती है ना, वो मैनी टाइप की क्या बना सकती है, ब्लड सेल बना सकती है। मैनी टाइप क्या बना सकती है, ब्लड सेल बना सकती है। बट यहाँ पे सिर्फ ब्लड सेल बन रही है। ठीक है, एक सेल तो है यहाँ पे, क्या है, एक सेल तो है और बहुत टाइप की ब्लड सेल बना रही है, पर बेटा वो क्या नहीं बना रही, वो फुल ग्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बना रही, फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म वो नहीं बना सकती है। वो क्या बना सकती है, बस टिश्यू या फिर कुछ ब्लड सेल बना सकती है। उसको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंसी। प्लूरोपोटेंसी का मतलब क्या होता है, प्लूरो का मतलब होता है मल्टीपल, पोटेंसी मतलब पोटेंशियल। तो मल्टीपल पोटेंशियल तो है बट टोटल पोटेंशियल नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। अब ये जो एक्सप्लांट से लेके यहां तक जो है फुली प्लांट कैसे बनता है, आ जाओ देखते हैं भाई,
आ जाओ देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप कर दोगे, इसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है। पहले नंबर पे हमने देख लिया प्लांट, एक्सप्लांट देख लिया हमने, ठीक है। यहां से शुरू होता है, यहां से टेक्निक शुरू होती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे न्यूट्रिशन मीडियम, आप जो है उस सेल को ग्रो भी करवाओगे, न्यूट्रिशन मीडियम होना चाहिए। फिर उसके बाद है पीजीआरस। पीजीआरस क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। इसके बाद है बेटा सारी की सारी जो कंडीशंस होनी चाहिए वो स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के जो 4 बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी हैं, ये है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ कुछ चीजें बोलती है। एक्सप्लांट के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन मीडियम क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन मीडियम क्या होना चाहिए बेटा? न्यूट्रिशन मीडियम में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? कार्बन सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन सोर्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कार्बन सोर्स प्लांट के लिए सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको सबसे बेस्ट कौन सा होना चाहिए बेटा? सुक्रोज होता है, तो आप सुक्रोज दे सकते हो, ठीक है। यानी कि न्यूट्रिशन मीडियम में क्या होना चाहिए? सुक्रोज होना चाहिए। तो चलो भाई, फॉर एग्जांपल ये हमने एक फ्लास्क ले लिया और मैंने यहां से क्या बना दिया बेटा? न्यूट्रिशन डाल दिया इसके अंदर। फ्लास्क थोड़ा सा इधर से ज्यादा ही हो गया, बट आप समझ जाना, ठीक है, मेरी भावनाएं समझ जाना। आप इधर से सुक्रोज डाल दिया, ठीक है। और क्या डाल सकते हैं इसमें? विटामिन डाल सकते हैं। कोई भी सेल के डिवीजन के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन होती है आप इसमें डालोगे, बट ध्यान रखना सिर्फ विटामिन हो गया, ठीक है। और आपने क्या कर दिया उसमें? न्यूट्रिशन, बाकी इनऑर्गेनिक जो है सॉल्ट डाल दिए। इनऑर्गेनिक जो मटेरियल न्यूट्रिशन होता है कौन सा हो सकता है? मिनरल्स हो सकते हैं, है ना, जो प्लांट को चाहिए होते हैं डिवीजन के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी कौन से होते हैं? कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है, और जिंक हो गया बेटा। ये सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। पोटेशियम जो है, ये वाले तो जो एनपीके, ये तो होने चाहिए, एनपीके तो होने चाहिए। एनपीके क्या होते हैं बेटा? पी प्लस नहीं होगा, ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ मत कर देना कि सर पी प्लस कब से होने लग गया, फॉस्फेट वो तो, अरे हो जा भाई। एनपीके, एनपीके भी होना चाहिए। एनपीके मतलब नाइट्रोजन सोर्स होना चाहिए, फॉस्फोरस सोर्स होना चाहिए और पोटेशियम सोर्स तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, ऑब्वियस बात है। इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी बेटा होने चाहिए। और अब ये सारे कंडीशन तो यहां पे रख दी, और हमने यहां पे क्या रख दिया बेटा? सेल रख दी भाई, एक एक्सप्लांट रख दिया, एक्सप्लांट रख दिया, है ना। ये लो भाई, एक एक्सप्लांट हो गया। एक्सप्लांट का एक जो है फॉर एग्जांपल टिश्यू या फिर एक सिंगल सेल, अब जैसे सोच लो, आप सिंगल सेल सोच लो या फिर एक जो है मल्टीपल जो है, आप क्या कर सकते हो? टिश्यू ले सकते हो, मतलब। अब क्या किया यहां पे? आपने कर दिया ऐड पीजीआर। दूसरी कंडीशन आपने क्या कर दी? पीजीआर। पहली कंडीशन न्यूट्रिशन मीडियम ऐड कर दिया एक्सप्लांट में, दूसरे नंबर पे पीजीआर्स। अब ये पीजीआर्स ऐड कर दिए बेटा। पीजीआर्स ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या होता है? ये पीजीआर्स कैसे काम करते हैं वो हम देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे स्टेप वाइज चीजों को देखो, सारी कंडीशंस देखो। कोई भी यहाँ पे अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई आपसे सिली मिस्टेक हो रही है या फिर पढ़ने में कोई समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा उसको। तो यहाँ पे बेटा जो है एक जो है मल्टीपल क्या बन जाता है? सेल वाला एक जो है ग्रुप बन जाता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? कैलस। जिसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा? कैलस। पीवाईक्यू में आया हुआ है बेटा। किस में आया हुआ है? पीवाईक्यू में। यानी कि एक जो सिंगल सेल है, जो एक मल्टी जो है सेल वाला एक क्या बनाती है? ग्रुप बनाती है। बहुत सारी जो है ये बड़ा ग्रुप है, इसमें क्या है? सारी की सारी सेल्स हैं। द ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? अभी तक देखो ना तो इसमें रूट है, ना कोई शूट है, ना कोई लीव है। क्या है? सिंपल ग्रुप ऑफ सेल्स है, यानी कि बस गुच्छा है सेल का और कुछ नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। बट कैलस पीजीआर की एब्सेंस में नहीं हो सकता है। किसकी एब्सेंस में नहीं हो सकता बेटा? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के एब्सेंस में ये काम नहीं करेगा, उसकी प्रेजेंस चाहिए। अगर ये प्रेजेंस नहीं है, न्यूट्रिशन मीडियम से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेल डिवीजन का जो सिग्नल है वो कौन देते हैं? मैंने आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बताया था, याद करो, मैंने बताया था कि जो साइटोकाइनिन्स हो गए, ठीक है, साइटोकाइंस नहीं, साइटोकाइनिन्स, प्लांट के केस में साइटोकाइनिन्स होते हैं, और प्लस में आ जाता है हमारा ऑक्सिन। ये जो मेन जो है बेटा, ये सबसे ज्यादा मेन होते हैं, जो पीजीआर में यूज होते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होते हैं। ये 2 पीजीआर ऐसे हैं। ये क्या करते हैं? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो ये सेल डिवीजन को इनिशिएट करेंगे और क्या करेंगे? कैलस फॉर्मेशन करेंगे। तो ये वाला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने कि एक सिंगल सेल थी। अब मैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब नहीं बना रहा, सिंपली ऐसे बना रहा हूँ, कुछ फ्लास्क वगैरह नहीं बना रहा, समझने के लिए ना। ये क्या बन गया? कैलस। अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कैलस क्या होता है? कैलस क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। क्या बोलोगे? अनडिफरेंशिएटेड
सेल मास। ठीक है, क्या अभी तक जो है पूरा प्लांट बन गया? नहीं बेटा, अभी तक नहीं बना। इसमें हमने क्या दिया था? न्यूट्रिशन मीडियम दिया था, ठीक है, पीजीआर दिए थे, बाकी जित कार्बन सोर्स दिया था जितना दे सकते थे, फेवरेट कंडीशन और स्टेराइल कंडीशन दी थी। अब जो है बेटा क्या करता हूं यहाँ पे मैं, यहाँ पीजीआर का ना वो करता हूं, थोड़ा सा मैं रेशियो चेंज करता हूं। पीजीआर का रेशियो चेंज करने से क्या होता है बेटा, ये जो ग्रुप ऑफ जो है ना, ये ग्रुप ऑफ जो सेल्स है कैलस, इसमें सबसे पहले क्या करवाना होता है? रूट इनिशिएशन करवानी होती है। क्या इनिशिएशन करवानी होती है? रूट। तो यहाँ पे कुछ सेल्स क्या बनाना शुरू कर देंगे? रूट बनाना शुरू कर देंगे। कितना बढ़िया काम है, देखो ना कितना बढ़िया लग रहा है, देखो ये, वाह। अब देखो क्या है, कुछ सेल्स ने क्या बना दिया? रूट बना दी। बट ये कैसा होगा? इस केस में बेटा ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, और साइटोकाइनिन को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। चाहिए दोनों ही। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, अब याद करो आप, अब मैं ना आपको प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर के साथ में क्या करता हूँ, आपको मैं कनेक्ट करता हूँ। एनसीईआरटी ने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में पीजीडी वाले चैप्टर में एक लिखा हुआ है, ऑक्सीजन इनिशिएट द रूटिंग। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले लेक्चर में देख लेना बेटा जाके। मैंने बताया कि ऑक्सीजन क्या करता है? रूटिंग इनिशिएट करता है इन स्टेम कटिंग। यहाँ पे भी सेम काम कर रहा है। आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, क्या बन गया? रूट बन गया, है ना। अब जो है, अब सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा? बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार। अब जो है रूट बन गई है, इसका मतलब क्या है? न्यूट्रिशन अपटेक बढ़ गया भाई, बढ़िया हो गया, न्यूट्रिशन अपटेक बढ़ गया। अब लो भाई, पूरे प्लांट के लिए आपने पहले रूट बनाई जाती है, पहले शूट मत बना देना। ऑब्वियसली पहले एक न्यूट्रिशन को अपटेक करने के लिए एक मटेरियल बनाया जाएगा। अब आपने क्या कर दिया? साइटोकाइनिन को बढ़ा दिया आपने, यहाँ पे साइटोकाइनिन को बढ़ा दिया और ऑक्सीजन को क्या कर दिया आपने? कम कर दिया। अब बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे? बन गया जी शूट हमारा। क्या बन गया? शूट। तो शूटिंग हो गई यहाँ पे, है ना। अब आप देखोगे जाके, अगर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चैप्टर में आके जाके देखोगे, देखना आपको समझ में आएगा कि जो है टॉपिक को कनेक्ट कैसे किया जाता है बेटा। तो जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, जहाँ पे साइटोकाइनिन से वो क्या करेगा? यहाँ पे शूट ग्रोथ में हेल्प करेगा। और एनसीईआरटी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये चीज मेंशन करती है। अब देखो आपका एक छोटा सा क्या बन गया? एक प्लांटलिंग बन गया। यहाँ पे सीडलिंग नहीं बनती, कहीं भी सीडलिंग नहीं बनती, सीडी नहीं है ना, सीडी नहीं है, तो ये सीडलिंग नहीं, प्लांटलिंग बन गया। छोटा सा प्लांटलेट जिसको बोलते हैं, छोटा सा प्लांटलेट, ठीक है, बिल्कुल चिंदू सा प्लांटलेट। ये लो जी, चुटकू सा, जिसमें क्या है देखो, ऐसे करके क्या बोलते हैं, 2 लीव्स हैं सुंदर सुंदर, बस ये देखो ये बन गया बेटा। और ये अभी भी किस में है? अभी भी किस में बताइए, ये ध्यान रखना, अभी भी क्या है, ये ऐसे करके किसी न्यूट्रिशन मीडियम में है और स्टेराइल कंडीशन में है, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा है। अभी भी इसको डायरेक्ट आप जो है बाहर एक्सपोजर में नहीं ला सकते। आप क्या नहीं कर सकते? बाहर एक्सपोजर में नहीं ला सकते, क्योंकि अभी भी सेंसिटिव है, ठीक है। अभी छोटा सा प्लांट है, ये सेंसिटिव है, और ये जैसे ही अगर अनस्टेराइल कंडीशन में या बाहर एक्सटर्नल कंडीशन में आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? ये मर जाएगा। तो इसको क्या करते हैं फिर धीरे धीरे, मैं आपको बताता हूं। एक प्लांट तो होता नहीं है, खूब सारे प्लांट होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, है ना। इतना सब कुछ तामझाम क्यों किया जाएगा? आपको लगता है एक प्लांट बनाने के लिए किया जाएगा? नहीं बेटा, मल्टीपल प्लांट, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाए जा सकते हैं। एक जो है ग्रुप ऑफ सेल्स, कैलस है ना, कैलस को ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ऐसे करके कैलस को ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा ग्रुप ऑफ जो है हमारे प्लांट हो गए, ये वाले सारे के सारे। अब क्या करेंगे इसको? अब यहां से लैब से बाहर निकाल देंगे, थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे, धीरे धीरे हल्का हल्का एक्सपोजर देंगे हम, हल्का हल्का एक्सपोजर, लाइट एक्सपोजर, लाइट दे देंगे बाहर, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हल्का हल्का एक्सपोजर देने के बाद बेटा क्या करेंगे, हम इसको स्टेराइल सॉइल में रखेंगे। पहले हम स्टेराइल कंडीशन या सॉइल, मतलब अभी भी क्या बोलते हैं, पास पास ही रखें। अब यहाँ पे बहुत सारे प्लांट मर जाते हैं, 1000 में से कितने बचते हैं? 200-300 बचते हैं। फिर जब वो बच जाएंगे फिर उसको गमले में भेज दिया जाएगा। किस में भेज जाएगा? गमले में। लो भाई, गमले में आगे प्लांट, और जैसे प्लांट गमले में आ गए, अब क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में भेजा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही कल्चर में यहाँ पे 400 से 500 प्लांट बन गए हैं, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, और इस वाले के बेटा प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब बहुत सारे प्लांट बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन। तो माइक्रो प्रोपागेशन में ना कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन करती है, और वो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आप देख लो भाई, माइक्रो प्रोपागेशन। तो माइक्रो प्रोपागेशन में क्या है, एक सेल से मल्टीपल प्लांट बनाए जा सकते हैं। ओके, सही है, ये तो सही है। अब बन रहे हैं एक सेल से, तो क्या लगता है आपको, जेनेटिकली क्या होंगे वो? आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिफाई बोल दिया मैंने। जेनेटिकली क्या होंगे बेटा? आइडेंटिकल होंगे वो, आइडेंटिकल मतलब क्या है? क्लोन होंगे। ये क्वेश्चन बेटा आ जाता है,
जेनेटिकली क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ये क्लोन होंगे सारे के सारे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रो प्रोपागेशन में जो रिजल्ट है, जो प्लांट के रिजल्ट हैं, क्या वो आपस में सारे सारे क्लोन होते हैं? हाँ बेटा, क्योंकि सिंगल सोर्स से आ रहे हैं, सिंगल सोर्स से आ रहे हैं, सिंगल एक्सप्लांट से आ रहे हैं, है ना। एक्सप्लांट क्या होता है? प्लांट का पार्ट होता है, या प्लांट का ऐसा पार्ट जो है बाहर निकाला जाता है प्लांट से, जो प्लांट से बाहर निकाला जाए। ये भी PYQ है, ये भी PYQ, दोनों PYQ है, हॉटस्पॉट है, दोनों लिख लो आप। इवन ये जो नाम लिखा है प्रोपागेशन, जो माइक्रो प्रोपागेशन, वो भी क्या बेटा, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक टाइप है, बट ध्यान रखना ये माइक्रो प्रोपागेशन है, एक सिंगल सेल से प्लांट बनाए गए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन। ये भी PYQ है और ये भी PYQ है। तो होपफुली यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई समस्या है तो आप मेरे को बता देना। अब जो है इसी से मिलता जुलता कुछ एक और है जिसको मैं बोलता हूँ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन हमने कहाँ पे पढ़ा था बेटा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था हमने, याद करो, है ना। जो मेंडल ने काम किया था, मेंडल ने क्या किया था, एक का पोलन जो है, ठीक है, और जो दूसरे प्लांट का जो है एग क्या किया था, यानी कि ओवरीज लेके उनको फ्यूज करवाया था, तो वो जेनेटिकली हाइब्रिडाइजेशन था। ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है। सोमेटिक का मतलब क्या होता है? सोमेटिक सेल्स को हाइब्रिड करवाया जाता है। तो देखते हैं, ये देखो हमारा क्या है, आलू कचालू, आलू कचालू कहाँ गए थे, कहाँ गए थे भाई बताओ, कौन सी टोकरी में सो रहे थे आप बताओगे मेरे को। और ये क्या है, टमाटर, बड़े मजेदार, तो ये हमारा टोमेटो हो गया। और इन दोनों को मिक्स करके निंजा टेक्निक लगा के बना दिया भाई पोटैटो, और टोमेटो को लगा के बना दिया पोमेटो। ना बंदों को टेस्ट आया पोटैटो का, ना बंदों को टेस्ट आया टोमेटो का, कमर्शियली फेल हो गया। बट ये कैसे बनाया जाता है बेटा, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, लिख लो इस बार। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन नीट 2026 में बेटा अच्छी खासी वेटेज है, 70 to 80% वेटेज मेरे को आती हुई दिख रही है यहाँ पे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से, अच्छी खासी है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, पहले हम इधर लिख लेते हैं पोटैटो की सेल। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में सेल क्या की जाती है, फ्यूज की जाती है। जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन पोलन ग्रेन इन सबको आप फ्यूज मत करवा देना, ठीक है। पोटैटो एंड टोमेटो, इन दोनों की जो सेल होगी सेल बेटा, ऑब्वियसली अगर प्लांट सेल है, सोमेटिक सेल है ये, ठीक है, प्लांट सेल है, तो इनके पास सेल वॉल होगी। बताओ भाई आप मेरे को, सेल वॉल तो होनी ही चाहिए। किसकी बनी होती सेल वॉल, क्या लगता है आपको बेटा? वो होती है सेलुलोज की बनी हुई है ना। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और अगर मल्टीपल सेल आपस में जुड़ी हुई हैं तो फिर क्या होता है बेटा, पेक्टिन भी इनको जोड़ रहा होता है। बट मेनली सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? वो बनी होती है जी हमारे सेलुलोज की। दोनों ही होंगी, ऐसा तो है नहीं कि किसी में एक में होगा, दोनों में होंगी, पोटैटो में भी और टोमेटो में भी है। अब डायरेक्ट फ्यूज हो सकती है? नहीं हो सकती बेटा, क्यों? सेल वॉल थोड़ी ना फ्यूज होती है। फ्यूज होने का फीचर किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है, तो ये ऐसे फ्यूज नहीं हो सकती, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसको हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा बेटा? आपको हटाना पड़ेगा सेल वॉल को, ठीक है, सेल वॉल को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करता हूं। क्या करता हूं? एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट में सेल वॉल हटानी है आपको, प्लांट की सेल वॉल हटानी है, तो क्या यूज करना पड़ेगा? क्या लगता है क्या यूज करना पड़ेगा? एक एंजाइम यूज करना पड़ेगा जिसको मैं क्या बोलता हूं, सेलुलेज, है ना। पर अगर लगता है कि साथ में थोड़ा सा क्या डाल दिया जाता है बेटा, पेक्टिनेज भी डाल दिया जाता है। बट एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ यही बोलती है कि भाई इसको रिमूवल ऑफ सेल वॉल, ठीक है, मैक्सिमम विद द हेल्प ऑफ सेलुलेज। अब क्या बन गया बेटा? अब देखो यहां पे आप देख सकते हो, ये बन गया प्रोटोप्लास्ट, ये बन गए प्रोटोप्लास्ट। ये क्या है बेटा? प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट क्यों बोलता हूं इसको मैं, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्यों बोलता हूं बेटा? ऐसी सेल विदाउट सेल वॉल, उसको मैं क्या बोलता हूं? प्रोटोप्लास्ट बोलता हूं। तो क्या एनिमल सेल में प्रोटोप्लास्ट होता है? नहीं बेटा, उसके पास पहले सेल वॉल थी ही नहीं, पहले से होनी चाहिए ना, पहले से होनी चाहिए सेल वॉल। यानी कि मैं सेल वॉल को रिमूव करूंगा, पीछे का जो पार्ट बचेगा उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा। यहां पे प्रोटोप्लास्ट कहने का मतलब है कि सेल वॉल हटाई गई है। एनिमल सेल में पहले सेल वॉल थी ही नहीं, तो हटाने की तो वही नहीं है, स्टेप ही नहीं है वहां पे। तो वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे, इन जनरल क्या बोलते हैं वहां पे? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये टर्म यूज कर सकते हैं। इन जनरल सेल यूज कर सकते हैं। बट यहां पे क्या हो रहा है बेटा? यहां पे क्या हो रहा है, हमने सेल वॉल हटाई, सेल वॉल हटाने पे जो है, जो पीछे का जो सेल बचती है उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट क्या हो गया? सेल विदाउट सेल वॉल। ऑब्वियसली यहां पे न्यूक्लियस तो है ही, न्यूक्लियस तो है ही। अब हमने क्या किया, इन दोनों कर दिया फ्यूज, इन दोनों कर दिया फ्यूज।
तो एक ही सेल के अंदर दोनों के न्यूक्लियस आ गए, ठीक है। अब क्या ये न्यूक्लियस फ्यूज हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो तो डिपेंड करता है। एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती है, कहीं भी एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, एनसीईआरटी कहीं भी मेंशन नहीं करती है, ठीक है। तो पोटैटो और टोमेटो को ऐसे पहले फ्यूज करने के बाद ये बेटा क्या बन गया? सोमेटिक हाइब्रिड बन गया। ये क्या बन गया? सोमेटिक हाइब्रिड, ठीक है। एक चीज एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती बेटा, मैं आपको बता देता हूं कि सर एनसीईआरटी जो है ने मेंशन कर दिया कि सर सोमेटिक हाइब्रिड बनते हैं। कोई क्या यहाँ पे कोई कुछ रिएजेंट या फिर केमिकल एजेंट डालना पड़ेगा जो दोनों को फ्यूज करवाए, दोनों की सेल मेम्ब्रेन को फ्यूज करवाए? हाँ बेटा, उसको हम बोलते हैं, मेरे को याद आ रहा है, पीजीए नहीं, कुछ तो एजेंट होता है, आप ही के उसमें है। जितनी भी क्रीम्स होती है ना, फेस पे लगाने वाली क्रीम्स होती है, उसमें यूज होता है। कुछ तो ग्लाइको कुछ ऐसे करके यूज होता है, मेरे को अभी कुछ क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है, चलो लिव इट। कुछ तो एजेंट होता है जो क्या करता है, दो सेल को फ्यूज करवाता है, तो आपकी क्रीम्स में भी यूज होता है। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को क्लिक नहीं कर रहा उसमें, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या बनता है भाई? अब ये बन गया जो है सोमेटिक हाइब्रिड बन गया। सोमेटिक हाइब्रिड में हो सकता है न्यूक्लियस फ्यूज कर भी जाए, नहीं भी करे, मैंने यहाँ पे फ्यूज करवा दिया है, एनसीईआरटी कुछ मेंशन करती नहीं है इसमें। अब इससे क्या बना दिया बेटा? प्लांट डेवलप करवा दिया पूरा। प्लांट क्या हो गया? डेवलप हो गया, ठीक है। ये प्लांट पूरा डेवलप हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम? सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट बोलता हूं इसको मैं, सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट बोलता हूं। इसमें क्या है? दोनों के करेक्टर हैं। इसमें क्या है? दोनों करेक्टर हैं। सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट, इसमें दोनों के करेक्टर हैं। दोनों करेक्टर मतलब जो है टोमेटो के भी आ जाएंगे, पोटैटो के भी आ जाएंगे। तो इसके ऊपर लगेंगे जो फ्रूट लगेंगे, क्या होंगे? क्या लगेंगे बताओ? पोमैटो, है ना। आपको जो है सब्जी बनाने के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा, आलू और टमाटर अलग अलग खरीदने नहीं पड़ेंगे, मिक्स करो और क्या बोलते हैं, चटनी रेडी। कमर्शियली फेल्ड, कमर्शियली फेल्ड, एनसीईआरटी क्लियर बोलती है। क्या ये कमर्शियली जो है सक्सेसफुल हो पाया था? नहीं हो पाया था। लोग कहते भैया इतना महंगा आपने वो दिया है, पहले तो इसके हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद सब कुछ करवाया, ठीक है, और बाद में समझ नहीं आ रहा टोमेटो खा रहे हैं कि पोटैटो खा रहे हैं, ठीक है, क्या बनाए, इसकी चटनी बनाए कि आलू के पराठे बनाए, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, फेल हो गया, बहुत स्ट्रांगली फेल हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। अब जो बेटा एग्रीकल्चर में जो है, हम एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, पहले हमने प्लांट टिश्यू कल्चर कवर कर दिया, इसकी टेक्निक हमने देख ली। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बीटी कॉटन के बारे में। बीटी कॉटन, ये बीटी कॉटन जो है बेटा क्या होता है, एक ऐसा जो है कॉटन प्लांट होता है जिसके पास बीटी यानी कि बैसिलस थ्रूजेनेसिस के प्रोटीन्स होते हैं, और जो प्रोटीन किसको किल करते हैं बेटा, ये सामने देख सकते हो, कैटरपिलर को। किसको किल करते हैं? कैटरपिलर को। देखते हैं, चलो वापस आते हैं कि हुआ क्या, ये बनाया कैसे गया प्लांट। सबसे पहले एक था बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया था? ये था बैसिलस थ्रूजेनेसिस। ये भी क्वेश्चन बेटा आया हुआ है कि कौन से बैक्टीरिया से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, क्राई प्रोटीन जिसको बोलता हूं बेटा। इसमें क्या होता है, जीनोम होता है, और ये क्या बनाता है, एक स्पेशल कंडीशन में, ये हो गया इसका क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक जीन हो गया। कौन सा जीन है ये? टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन जीन हो गया। कौन सा जीन है ये? बीटी टॉक्सिन जीन। ये क्या बनाएगा बेटा, एक स्पेशल टाइप के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, इसको मैं बीटी टॉक्सिन बोलता हूं, बीटी टॉक्सिन। अब मैंने क्या किया, बीटी टॉक्सिन जीन को मैंने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, ठीक है, आइसोलेट कर दिया। अब ध्यान सुनना, ये वाला जो टॉपिक है मैं लिंक कर रहा हूं बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से। क्वेश्चन दोनों को मिला के आता है, बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं इसको। मैंने यहां पे जीन आइसोलेट कर लिया। जीन कहां से आया है? बीटी कॉटन से आया है। मैंने इसको भेज दिया एक प्लाज्मिड में। अब ये प्लाज्मिड कौन सा भाई बताओ? प्लांट के अंदर डालना है यहां पे, ठीक है। प्लांट के अंदर क्या बोलते हैं, क्या करना है अपने को, डाइकॉट प्लांट के अंदर हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट है, उसकी जो है सेल्स के अंदर नहीं होता, शुरू में सबसे जो अर्ली सेल होती है ना, हाइब्रिड जो अपने क्या बोलते हैं अपने, अगर हम बात करें सीड में जो एम्ब्रियो सेल्स होते हैं बेटा, उसमें डाला जाता है ये, ठीक है, पूरे प्लांट में नहीं डाला जाता। अब आ गया भाई इधर ये लो। अब ये बताओ ये कौन सा वेक्टर है, क्या लगता है आपको? ये कॉटन प्लांट में डालना है, जीन डालना है, फॉरेन जीन डालना है, बैक्टीरिया का जीन डालना है, कौन सा वेक्टर होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQ। एग्रोबैक्टीरियम से जो निकलता है दैट इज कॉल्ड TI प्लाज्मिड। पर ध्यान रखना ये TI प्लाज्मिड क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, डिसआर्म्ड होता है, यानी कि इन्फेक्शन नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये जीन को डिलीवर कर देता है किसके अंदर, कॉटन प्लांट के अंदर। अब कॉटन प्लांट का जो है
पार्ट्स जो होते हैं कॉटन प्लांट के, जो एवरी पार्ट, सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लीफ हो गया, ठीक है, स्टेम हो गया, ठीक है, कॉटन बॉल्स हो गई, ये सारी की सारी बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे? जीन का एक्सप्रेशन शुरू कर देंगे। अब ध्यान रखना, ये जीन का जो एक्सप्रेशन होता है ये प्रोटॉक्सिन होता है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि जो प्लांट जो टॉक्सिन जो बना रहा है वो टॉक्सिन क्या एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है? बेटा नहीं, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। यानी कि जो है प्लांट जो है क्या करता है, जो भी टॉक्सिन बना रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, वो प्रोटॉक्सिन होता है। ठीक है, अब होता क्या है, अब देखो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, वैसे मैं जितने भी जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं बेटा मैं अपलोड कर देता हूँ। कहाँ अपलोड करता हूँ? जो आप जो है एक ड्राइव है, एक जो है स्पेशल मैंने ड्राइव बनाई हुई है क्रैश कोर्स वाली, उसमें अपलोड करता हूँ, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको उसका लिंक देखना है तो बेटा डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर दीजिए, आपको लिंक भेज दूंगा, आपको मैं एक्सेस दे दूंगा। ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। चलो जी आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। अब क्या होता है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये पत्ती है। अब पत्ती के सिंगल सिंगल सेल ने क्या बना रखा है? टॉक्सिन बना रखा है। अब इसके ऊपर आएगा कैटरपिलर, कैटरपिलर आएगा, सुंदर सा कैटरपिलर। सुंदर तो होता है, मेरे को याद है जब जो है मतलब हमारे जो है एरिया में काफ़ी कॉटन वो होता है, तो कैटरपिलर बहुत सुंदर होता है बट डेंजरस होता है। ये हो गया भाई, इसके आगे पीछे समझ नहीं आता, आंखें किधर है किधर नहीं है। पता चलता है जब मूव करता है ना तब पता चलता है, ये दोनों तरफ पता नहीं चलता कि भाई किधर आंखें किधर नहीं है। तो ये बेटा क्या है, इसको खाने के आएगा भाई। अब कि अब तो देख, अब मैं तेरे को खा रहा हूँ, पर इसको पता नहीं है कि इसकी मौत जो है इंतजार कर रही है। अब क्या होता है बेटा, टॉक्सिन जो है बेटा क्या करता है, इसकी जो है बॉडी के अंदर जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, गट के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? गट के अंदर जाएगा। ठीक है, अब जो है इनसाइड द गट, इनसाइड द गट, किसकी गट बेटा? खास करके ध्यान रखना यहाँ पे मिड गट, एनसीईआरटी क्लियर कट बोलती है मिड गट। यहाँ पे आप जो है हिंड गट और फोर गट मत करते ना। मिड गट में क्या होता है बेटा, इनसाइड द गट, मिड गट में ये जो प्रोटॉक्सिन है, जो प्रोटॉक्सिन था, चलो प्रोटॉक्सिन ऐसे हो गया, प्रोटॉक्सिन है, ये कन्वर्ट हो जाता है डेंजर में, एक्टिव टॉक्सिन। एक्टिव टॉक्सिन क्या होता है? एक्टिव टॉक्सिन। ठीक है बेटा, ये प्रोटॉक्सिन है, एक्टिव टॉक्सिन। अभी मैंने नाम नहीं दिया है, क्राई ए बी, क्राई ए सी, वो टाइप्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी जस्ट आपको इतना ध्यान रखना, अब ये एक्टिव टॉक्सिन हो गया। ठीक है बेटा, एक्चुअल में ना एक छोटा सा पार्ट होता है इसका, ऐसे करके पार्ट होता है, वो जब रिमूव हो जाएगा ना ऐसे करके, तब जो है पीछे वाला क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ऐसा होता है। अब ये होता क्यों है बेटा, ये होता क्यों है, पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जो मिड गट की जो क्या होती है बेटा, पीएच जो होती है वो एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन पीएच क्या होती है? मोर देन 7, है ना, जो मोर देन 7 से ज्यादा जो भी एल्कलाइन पीएच होती है बेटा क्या होती है? वो एल्कलाइन होती है, पीएच जो होती है वो एल्कलाइन होगी। अब जो है इस जो है हमारे जो कैटरपिलर, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा? बॉलवर्म हो जाएगा, है ना, कॉटन बॉलवर्म, बूल नहीं, बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म। ठीक है बेटा, अब जो है क्या बोलते हैं, इसकी जो गट होती है वो क्या होती है? एल्कलाइन होती है। खास करके एनसीईआरटी जो मेंशन करती है मिड गट, एल्कलाइन पीएच में होता क्या है, जो प्रोटॉक्सिन है जो कि इनएक्टिव है क्या हो जाएगा? एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कहता अब तो क्या है, अब ये करता क्या है, अब हम देखते हैं इसका एक्शन क्या होता है। ये फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमारी गट है, हमारी ना मतलब जो है इसकी गट है, इसकी मिड गट है, और ये सेल्स हैं। कौन सी सेल्स होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? एपिथेलियल सेल्स हैं, है ना। ये बाइंड कर जाएगा बेटा वहां पे जाके, ये टॉक्सिन बाइंड कर जाएगा यहाँ पे जाके, ऐसे करके बाइंड कर जाएगा। लो भाई, और क्या करवा देगा? सेल को करवा देगा स्वेल, सेल स्वेलिंग हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे कर, सेल स्वेलिंग फूल जाएगी सेल ऐसे करके, बिल्कुल ही सेल फूल जाएगी। और यार सारे जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। सारे कंस्टिट्यूएंट्स क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। पूरी की पूरी जो गट लाइनिंग है वो क्या करेगी? काइंड ऑफ ब्लीड करना शुरू कर देगी। ठीक है, ब्लीड करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इंटरनल जो है ऑर्गन के डैमेज की वजह से, इंटरनल डैमेज की वजह से कैटरपिलर क्या हो गया? खत्म। इसका क्या बोलते हैं? काम तमाम हो गया, बात खत्म।
ये होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ कुछ डेटा देती है। ये वाला तो मैंने मैकेनिज्म बताया कि कैसे जो है ये प्रोटीन जो है एक्ट करता है, कौन से सेल के ऊपर करता है, एपिथेलियल सेल के ऊपर करता है, कौन से गट पे, एपिथेलियल सेल पे करता है। ये जो है कहाँ पे होता है, एज पर एनसीईआरटी मिड गट पे क्या बोलते हैं, ये एक्टिव होता है और वहीं अटैक करता है एज पर एनसीईआरटी। आप देख लेना जाके, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन जरूर देख लेना यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है एनसीईआरटी ने, वो हम देखते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। द प्रोटीन प्रोड्यूस द बीटी टॉक्सिन, बीटी मतलब बैसिलस थ्रूनजेनेसिस टॉक्सिन। इसको प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, क्राई प्रोटीन, इन एन एक्टिव प्रोटॉक्सिन फॉर्म। तो एक्टिवेशन कब होती है, बिकम्स द एक्टिव ओनली इन द एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट्स मिडगट। क्लियर कट एनसीईआरटी मेंशन करती है। मैकेनिज्म क्या है, एक्टिव टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ अ मिडगट एपिथेलियल सेल्स, क्रिएट्स द पोर, सेल स्वेलिंग, लाइसिस, डेथ। सेल की लाइसिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वीवीआईपी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पे ये जो है मेन है, सबसे ज्यादा ये मेन है और इस बार फिर से आने के चांसेस है। 2026 में हाई वेटेज है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बेटा, अब देखो मैं इसके निमोनिक्स तो करवाऊंगा नहीं, तो आपको बार बार क्वेश्चन सॉल्व करके करने पड़ेंगे, ठीक है। क्राई 1AC, अगर निमोनिक्स आपको करने हैं तो मैंने नोट्स में डाले होते हैं, आप नोट्स जाकर देख लेना, तो नोट्स में कुछ कुछ मैंने निमोनिक्स डाले होते हैं, तो आप याद आ जाएंगे। क्राई 1AC, क्राई का मतलब क्रिस्टल, 1AC क्या होता है बेटा, रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर किसके अंदर होते हैं, इसी के अंदर रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्राई 1AC और क्राई 2AB, क्राई 1AC और क्राई 2AB, तो कैसे याद कर सकते हो, फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, याद करने का तो क्या है, ठीक है, 1AC 2AB, 1AC 2AB, 1AC 2AB, ये कॉटन पे बेटा काम करते हैं, कॉटन के लिए बेटर होते हैं वो, ठीक है, कॉटन के लिए बेटर होते हैं। इंडिया में कॉटन की वैरायटी बेटा आती है, ठीक है, इंडिया की जो है वैरायटी, जितनी भी जो है कॉटन वैरायटीज हैं, बीटी कॉटन वैरायटी है बेटा, उसमें ये वाले जो है क्या है, क्रिस्टल टॉक्सिन यानी कि क्राई टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। क्राई 1AB, क्राई 2AB नहीं, क्राई 1AB कंट्रोल द कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर का मतलब क्या होता है बेटा, ये यहाँ पे कॉर्न प्लांट के लिए होता है, मेज प्लांट के लिए होता है, यहाँ के लिए नहीं है। ये इंडिया में अभी अलाउड नहीं है, ये यूएस में है बेटा, इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने सुना होगा कि यूएस और जो है इंडिया की पूरी एग्रीकल्चर डील चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि भैया जो हमारा जो कॉर्न है, जो मेज़ है, वो आपके इंडिया में अलाउड करो। तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ना, ये वाला जो प्लांट है, कॉर्न है, उसको क्या करने इंडिया की मार्केट में वो पूरा घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो अभी तक तो फेल हो गए हैं, अलाउड नहीं है इंडिया में अभी भी, ठीक। तो अभी आपने बहुत न्यूज़ सुनी होगी कि एग्रीकल्चर डील होने वाली है, एग्रीकल्चर डील होने वाली है, और बहुत इश्यूज चल रहे थे। तो वही है बेटा ये चीज़। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि लेपिडोप्टेरन, हम आपसे क्वेश्चन पूछूंगे, ठीक है, लेपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स, ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं जो क्या कर सकते हैं, अटैक करते हैं, प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं। बेटा ये डेटा आपको देखना और ये कमेंट बॉक्स में बताना, आपको छोटा सा डेटा है, ठीक है। याद करने का निंजा टेक्निक क्या है, एलसीडी, क्या है, एलसीडी। अब आपको एलसीडी के एग्जांपल बताने हैं आपको, एलसीडी, लेपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स, ठीक है। डिप्टेरा आपने वर्ड सुना होगा, डिप्टेरा में क्या आती है, जो हमने लिविंग वर्ल्ड में डिप्टेरा के बारे में बताया था, है ना। डिप्टेरा जो है किस में आ रहा था, डिप्टेरा में क्या आ रही थी, मक्खी आ रही थी, घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, उसका जो क्या बोलते हैं, जो ऑर्डर क्या था, डिप्टेरा था। तो ये वही है डिप्टेरन्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें तो चलो मक्खी आ गई, मस्कीटो आ जाते हैं, आपसे पूछ रहा हूँ कॉलियोप्टेरन और जो है लेपिडोप्टेरन्स में क्या क्या आते हैं, ये आपको बताना है बेटा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं मतलब डेटा है, कॉन्सेप्ट इसमें क्या है ये आप देख सकते हो, क्लियर कट देख सकते हो। ये देखो क्या होते हैं बेटा, कॉटन बॉल्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉटन बॉल्स होते हैं, ये होते हैं कॉटन बॉल्स, देखो दीज आर द कॉटन बॉल्स। इसके ऊपर जो क्या बोलते हैं, ये वाला जो है अटैक कर जाता है, इसके अंदर घुस जाता है और पूरा पूरा खत्म कर देता है, इसको डैमेज कर देता है। अगर वो डैमेज ना हो तो बेटा ये होता है एक्चुअल में जो कॉटन होता है, ये होता है कॉटन। अब बोलो सर ये क्या है, ऐसे कैसे हो जाता है, होता कुछ नहीं बेटा, कॉटन सीड के ना सीड कोट होता है, ये कॉटन सीड हो गया, इसके सीड कोट होते हैं बेटा ऐसे करके, जिसमें कॉटन फाइबर होते हैं, बस और कुछ नहीं होता। इन्हीं को अलग कर दिया जाता है और इससे क्या है, कॉटन टी शर्ट बन जाती है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है ना। इंडिया जो है बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टर है, ऐसी बात नहीं है कॉटन का। ये कॉटन के सीड कोट होते हैं। कई बार बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि कॉटन प्लांट में जो कॉटन फाइबर है उसका सोर्स क्या है, सीड कोट फाइबर। ऐसे है, कॉन्सेप्ट है, अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट पढ़ना, कोरिलेट कर पाते हैं हम। ये क्या है, कैटरपिलर, है ना।
तो अब आया था भैया, हमने देख लिया कि जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट तो हमने देख लिया, एग्रीकल्चर हमने प्लांट टिश्यू कल्चर देख लिया, माइक्रो प्रोपगेशन देख लिया, सिमेट्रिक हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। इसके बाद हमने जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट हमने क्या देख लिया बेटा, जो है हमने प्लांट देख लिया। अब आता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट में यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे नाम बहुत बढ़िया है ये वाला। नाम देखो आप, एक बार मैं खुद ही पहले भाई प्रोनाउंस कर लूँ, क्या बवाल क्या ये, मेलोडी नहीं, मेलोडी नहीं, मेलोडी तो वो मीम बना हुआ है आजकल, मेलोडीजाइनी, मेलोडोजाइनी, हाँ मेलोडीजाइनी, ठीक है। तो कैसे याद करोगे उसको, मेलिडोजाइनी ऐसे करके प्रोनाउंस करोगे आप, मेलिडोजाइनी, ठीक है। क्या है बेटा, मेलिडोजाइनी। इनकोग्निशिया, 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 इनकोग्निटो मोड तो आप यूज करते ही हो, मुझे पता ही है ना, सब पता है मुझे, है ना। 90% क्या बोलते हैं जेन जी है वो किस में रहती है, इनकोग्निटो मोड में रहती है, सर्चिंग में भी इनकोग्निशिया। तो मेलिडोजाइनी इनकोग्निशिया, मेलिडोजाइनी इनकोग्निशिया। बेटा ये निमेटोड है और कौन से प्लांट को इफेक्ट करता है, ये टोबैको करता है। किसको इफेक्ट करता है, ये टोबैको को। बच्चे क्या गलती करके आते हैं अब आपको बताता हूं, मेलिडोजाइनी इनकोग्निशिया को इन्फेक्ट करवाते हैं कॉटन प्लांट के ऊपर, रायता फैलाते हैं, खिचड़ी पका देते हैं। बेटा वो कॉटन प्लांट पे नहीं, वो टोबैको प्लांट पे इन्फेक्ट करता है और उसकी रूट्स को इन्फेक्ट करता है, इसकी क्या बोलते हैं, रूट्स के अंदर रहता है, ठीक है। और क्या करेगा, पूरे प्लांट को कर देगा, डैमेज कर देगा, पूरे प्लांट को डैमेज कर देगा। अब फिर साइंटिस्ट ने लगाई निंजा टेक्निक, क्या लगाई, आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि एक सेलुलर डिफेंस होता है, सारे यूकैरियोट्स में होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है और किस में होता है, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में एक सेलुलर डिफेंस होता है, एक होता है इम्यून डिफेंस। इम्यून सिस्टम क्या होता है बेटा, जो हमारे बाकी उसमें काम करता है, जो बाकी बॉडी को डिफेंड कर रहा है। सेल के अंदर भी होता है, एक सेल के अंदर भी डिफेंस होता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, सेलुलर डिफेंस। वो सारे यूकैरियोट्स में होता है, उसका एग्जांपल है आरएनए इंटरफेरेंस। पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं आपको मैं कि ये काम कैसे करता है, वो हम देखते हैं कि होता क्या है। ये देख सकते हो निमेटोड से, ये वाला जो है, ठीक है, ये निमेटोड है। अब ये कैसे यहाँ पे जो है आरएनए इंटरफेरेंस कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। पहले आपको आरएनए इंटरफेरेंस समझाता हूँ, फिर हम देखेंगे कि ये प्लांट जो है ये कैसे बनाए जाते हैं और कैसे वो निमेटोड के अगेंस्ट अपना जो है डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डीएनए है ना, ये डीएनए है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक चीज ना बहुत एनसीईआरटी बहुत ही प्यारा मेंशन करती है, 3 to 5 ऐसे होते हैं ना। अब मैंने यहां पे बोल दिया, एनसीईआरटी ने बोला था मॉलिक्यूलर बेसिस में कि अगर दोनों स्ट्रैंड से अगर क्या बन जाएंगे, आरएनए बन जाएंगे, तो क्या होगा, तो बेटा ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। देखो यहां पे भी क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो दोनों स्ट्रैंड से अगर आरएनए बन जाए, दोनों स्ट्रैंड से क्या बन जाए, आरएनए बन जाए, तो क्या होंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ वो बाइंड कर सकते हैं। अब वो बाइंड कर जाएंगे, लो भाई, अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। फिर उसके बाद जो है मल्टी स्टेप के बाद बेटा एक क्या बन जाता है, ऐसे करके ना एक बन जाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके साथ लगे होते हैं रिस्क प्रोटीन। अब बोलो सर क्या बवाल है ये, चलो मैं आपको बताता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। बहुत सारे स्टेप हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, फॉर एग्जांपल उसके दोनों स्ट्रैंड ने क्या कर दिया, आरएनए बना दिया। आरएनए बना के तो वो क्या बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और ऑब्वियस बात है ये जो एक अनस्टेबल चीज है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगी सेल, क्या करेगी, एक सिंपल सा क्या बोलते हैं, एक यहाँ पे ना एक वो बना देगी, एक प्रोटीन ऐड कर देगी उसके साथ। इस प्रोटीन का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका ऐसा नाम होता है। अब ये क्या है बेटा, ये वेपन है, एक ये वेपन है, ये क्या है, वेपन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा, अगर फॉर एग्जांपल यहां से कोई भी यहां पे आरएनए आ गया, फॉर एग्जांपल ये वाला आरएनए आ गया, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्या कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसको किल कर देगा। कहने का मतलब क्या है, दोनों स्ट्रैंड ने क्या बनाया, डबल स्टैंडर्ड बनाया, और एक क्या बन गया, वेपन बन गया, एक आरएनए डाइजेस्टिंग वेपन बन गया। अब मान के चलो कि जो इसका जीन है, जो कि मेन जीन क्या था, ये था, फॉर एग्जांपल मेन जीन क्या था, ये था। अब ये एक्सप्रेस करेगा ना, तो इसको क्या कर देगा, ये डाइजेस्ट मार देगा। तो क्या हो गया, आरएनए इंटरफेरेंस क्या कर रहा है, आरएनए इंटरफेरेंस क्या कर रहा है बेटा, आरएनए को डाइजेस्ट करता है, आरएनए को डाइजेस्ट करता है। आरएनए डाइजेस्ट हो गया तो क्या प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा बेटा, कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, जीन साइलेंसिंग टेक्निक है एक टाइप की, क्या एक जीन साइलेंस हो रहा है यहाँ पे। जीन कौन साइलेंस हो रहा है, ये था जीन साइलेंस, मेन टेम्पलेट ये था,
ठीक है। बट जो है डीएनए ने क्या बना दिया, दोनों बना दिए। दोनों से क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उससे क्या बन गया कि वेपन बन गया। वेपन जो है वो जो मेन आरएनए को क्या कर देगा, किल करता जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक है वो प्लांट्स में बहुत यूज होती है। ठीक है, हमारी बॉडी खुद यूज करती है, खास करके आरएनए वायरस के अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट, आरएनए वायरस के अगेंस्ट। जैसे कोई आरएनए आएगा, फॉरेन आरएनए आएगा, तो उसके लिए भी वेपन बैठे हुए हैं हमारी बॉडी में, तो इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बात है, बढ़िया। तो हमने क्या किया भैया, हमने यहां पे क्या किया, इसी टेक्निक को यूज किया, इसी डिफेंस मैकेनिज्म को यूज किया और क्या कर दिया, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, और प्लांट क्या बोलते हैं, प्लांट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्या करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। कैसे करवाया इंट्रोड्यूस, चलो हम देख लेते हैं वो चीज। मैंने यहां पे निमेटोड से एक जीन लिया है, निमेटोड से क्या लिया है, जीन लिया, डीएनए लिया। निमेटोड का डीएनए है, किसका डीएनए, निमेटोड का डीएनए, यानी कि पेस्ट डीएनए है ये। ठीक है, पेस्ट डीएनए। इसको मैंने एग्रोबैक्टीरियम के, वही एग्रोबैक्टीरियम में यूज होता है। अगर मेरे को प्लांट में कोई भी जीन इंट्रोड्यूस करवाना है, खास करके डाइकोट प्लांट में कौन यूज होगा, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, है ना। कौन सा होगा, वही डिफेंसलेस टीआई प्लाज्मिड। मैंने जो है ये वाला जो है किसमें, इसमें डाल दिया और प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्या करवा दिया, प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये जैसे ही प्लांट के अंदर जाएगा, एक्सप्रेस करना शुरू करेगा, वही काम होगा। ये क्या काम करेगा, देखते हैं। एनसीईआरटी की इमेज को, एनसीईआरटी की लाइंस को ध्यान से सुनना। यहां से क्वेश्चन इस बार 2026 में आ सकते हैं। ये दो सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले हम पहले कर रहे हैं। तो यहां पे क्या बना दिया इसने, आरएनए बना दिया। इसने भी क्या बना दिया, आरएनए बना दिए। क्या हो जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। क्या बन गए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना। उससे क्या बन गया, वेपन। कौन सा वेपन बन गया, वही रिस्क वाला आरएनए इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो है, ये क्या है, वेपन है। वेपन मतलब आरएनए डाइजेस्टिंग मशीनरी है, ये वेपन है। ये जो है प्लांट की सेल्स वो कर रही हैं, एक्सप्रेस कर रही हैं इसको। प्लांट की सेल क्या बना रही है, उसको बेटा बना रही है, आराम से बना रही है। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल इधर से निमेटोड आया, वो कहता अब मैं यहां पे आऊंगा तेरे पास, वो रूट्स के पास जाएगा, प्लांट की रूट के पास जाएगा। ठीक है, उसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा। प्लांट की सेल ये बना रही हैं, इधर से इसके जो है क्या बोलते हैं, जो सेल्स होती हैं वो अपने आरएनए बनाना शुरू करती हैं। इसकी सेल्स जो निमेटोड, छोटा सा निमेटोड होता है बेटा, दिखाई भी नहीं देता ढंग से, ही आरएनए बनाना शुरू करती हैं। वो कहता अब मैं यहाँ पे रेप्लिकेट करूँगा। अब देखो जो इसकी जो सेल्स होती हैं वो आरएनए बनाती हैं, बट वेपन बैठा होता है। कौन वेपन बैठा होता है, ये देखो सेल का वेपन। वो इनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा तो इनकी जो, इसकी जो सेल है, निमेटोड्स की जो सेल है, वो बेटा जीन एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी। यानी कि वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, कि वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, रूट में ग्रो ही नहीं कर पाएगा, रूट के आसपास ग्रो नहीं कर पाएगा, रूट के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इसके पास वेपन है। इसको हम बोलता हूँ आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, ये देखो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। हो गया, ये वाला हो गया। तो हमने ये एग्रीकल्चर वाला कर लिया। अब हम आ जाते हैं मेडिसिन पे आ जाते हैं। तो बायोटेक का जो रोल है एग्रीकल्चर वाला खत्म हो गया, हम आ रहे हैं मेडिसिन पे। यहाँ पे भी कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इंसुलिन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, इंसुलिन की बात हम कर लेते हैं। बेटा जो पहले था, इससे पहले जब बायोटेक नहीं आई थी, पहले जो डायबिटिक के जितने भी जो पेशेंट थे, है ना, उनको जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे। क्या इंसुलिन खा सकते हैं, इंसुलिन को इंजेक्शन पे लगाने की बजाय क्या खा सकते हो, ये बेटा कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि इंसुलिन डायरेक्ट खाया जा सकता है क्या। इंसुलिन को इंजेस्ट करने के लिए आप जो है डायरेक्ट उसको क्या है वो कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो आप। भाई 2-3 लीटर खा लिया आपने, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहले क्या होता था बेटा, अर्लियर क्या होता था, जो कैटल हो गया या फिर पिग हो गया, उनको स्लॉटर किया जाता था। ठीक है, तो उससे फिर क्या बोलते हैं, इंसुलिन क्या किया जाता था, सेपरेट किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था। अब दिक्कत ये थी कि वो एनिमल था। ठीक है, जो कैटल और जो पिग है बेटा, उनका जो क्या बोलते हैं इंसुलिन क्या था बेटा, वो फॉरेन था हमारी बॉडी के लिए। तो बहुत सारे जो पर्सन हैं वो एलर्जिक थे इसके लिए। क्या थे, एलर्जिक थे, क्योंकि ह्यूमन सोर्स तो था नहीं। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे उनकी डेथ हो जाती थी, या तो डायबिटीज या फिर एलर्जी से। कमाल की बात है, दुख की बात यही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक निंजा टेक्निकल गाय की काम करते हैं भैया। हम जो इंसुलिन का जो जीन है, जो ह्यूमन जीन है, उसको उठा के हम किस में डाल देते हैं, इकोलाई में डाल देते हैं। तो इकोलाई बनाना शुरू कर देगा। 2-3 बार, 4-5 बार, 6-7 बार ट्राई किया, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसका रीजन भी क्या है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है पहले बनाता है प्रो इंसुलिन,
फिर वो एक्टिवेट होके बनाता है एक्टिवेटेड इंसुलिन। प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाने की जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है वो इकोलाई नहीं कर पा रहा था। कौन नहीं कर पा रहा था? इकोलाई नहीं कर पा रहा था बेटा। कौन नहीं कर पा रहा था? इकोलाई। अब वो कैसे होता है पहले फिर वो देखते हैं, फिर हम बाद में इधर आते हैं। देखो मैंने क्या बोला, कंडीशन 1 क्या बोली? कंडीशन 1 तो जो बिल्कुल ओल्ड थेरेपी थी कि भाई स्लॉटर कर लो और इंसुलिन निकाल दो, वो तो काम की है ही नहीं, आजकल चलती ही नहीं है, थोड़ा सा इनह्यूमन हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन निकालने के लिए जितने भी जो है पिग्स और कैटल को पहले ग्रो करवाना, फिर उनको किल कर देना पेंक्रियास निकाल के उसको, तो वो एक क्या थी, इनह्यूमन अप्रोच थी। कंडीशन 1 में क्या किया, जो ह्यूमन जीन है, किसका? इंसुलिन का, ह्यूमन जीन ऑफ इंसुलिन, उसको बेटा क्या कर दिया, ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करवाया। कैसे? वही प्लाज्मिड यूज करके, ये वाला प्रोसेस मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। ई कोलाई में बेटा क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। तो हुआ क्या, अब यहां पे ए बी सी वाला क्या बोलते हैं, ऐसे होता है बेटा, है ना, आपने देखा होगा अपने, ये जो है प्रो इंसुलिन बना बेटा। क्या बना? प्रो इंसुलिन बना। प्रो इंसुलिन बना। ई कोलाई ने फॉर एग्जांपल बनाना शुरू कर दिया प्रो इंसुलिन, बट क्या है, इनएक्टिवेटेड है, इनएक्टिवेटेड है। ठीक है, ई कोलाई क्या काम नहीं कर सकता था, उसकी मॉडिफिकेशन, यानी कि फाइनल जो प्रोसेसिंग जिसको बोलता हूं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इंसुलिन की मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग कौन करवाता है? आरईआर करवाती है या गोल्जी बॉडी करवाता है? ये क्वेश्चन है, सेल वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था, तो बताओगे आप मेरे को। तो मॉडिफिकेशन बेटा ई कोलाई तो कर नहीं पाता, क्योंकि ई कोलाई क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल में जो होता है बेटा, जो मॉडिफिकेशन होती है उसके लिए एक ऑर्गेनेली होता है, मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनेली बताओगे आपको। अब क्या हुआ इसमें, अच्छा पेप्टाइड तो बना दें, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जो है ए पेप्टाइड हो गया, फिर उसके बाद है ये बी पेप्टाइड हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, सी पेप्टाइड हो गया। कौन सी चीज काम की नहीं है, क्या लगता है? सी पेप्टाइड का रिमूवल किया जाता है यहाँ पे, सी पेप्टाइड को बेटा बाहर निकाल दिया जाता। सी नाम की कोई भी चीज है बेटा वो काम की होती नहीं है ना। तो एक चीज तो क्लियर है, सी टाइप के कुछ क्या बोलते हैं, मतलब जो पेप्टाइड्स हैं यहाँ पे रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, और बचेगा क्या बेटा, ए और बी, और उसके ऊपर क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं बेटा, ये आपको एनसीईआरटी की इमेज में जाके देखना है। ये आपको छोटा सा मैंने काम दे दिया है, जाके देखना, और मेरे को वापस जो है इस वीडियो में आके कमेंट बताना कि सर एनसीईआरटी में इतने डाइसल्फाइड बॉन्ड है ए और बी के बीच में। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है देख के कि ए और बी के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये बेटा एक्टिवेटेड इंसुलिन है, बट ये कौन नहीं बना सकता भाई, कौन नहीं बना पा रहा है, ई कोलाई नहीं बना पा रहा। तो पहले की जो स्ट्रेटेजी कंडीशन 1 क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। फिर 1983 में 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था पहला, है ना, इंडिया ने जब कपिल देव की जो है कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीता था 1983 में बेटा, उधर जो है एक अमेरिकन कंपनी थी, एली लिली, नाम बढ़िया, एली लिली है ना, आजकल नहीं करते छोना मोना बाबू, है ना, तो एली लिली नाम की क्या बोलते हैं, अमेरिकन कंपनी थी। अब बेटा उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने एक बहुत बढ़िया टेक्निक लगाई। उसने क्या किया, उसने बोला कि भैया जीन जो है, एक डीएनए जो है, ऐसा डीएनए जिसमें ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को बनाने की इंफॉर्मेशन हो, बस सी पेप्टाइड को बनाने की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। यानी कि ये डीएनए ही ऐसा यूज किया जिसमें सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन थी, ए और बी बनाने की, ए और बी बनाने की। अब इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर में डाला, और इसको किस में डाल दिया, ई कोलाई सेल के अंदर। ई कोलाई सेल ही मेंशन किया एनसीईआरटी ने, तो आपको वो ही देखना है। ठीक है, अब जो ई कोलाई सेल ने क्या कर दिया बेटा, ई कोलाई सेल ने जो है क्या बनाना शुरू कर दिया, ए और बी पेप्टाइड बनाना शुरू कर दिए। क्या बनाना शुरू कर दिए, ए प्लस बी पेप्टाइड, जो कि अभी जुड़े हुए नहीं है। अब इनको क्या किया जाएगा बेटा, आइसोलेट किया जाएगा। इनको आइसोलेट किया, इनको आइसोलेट करने के बाद जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बेटा बाद में ऐड किए गए थे, यहां पे ई कोलाई ने वो ऐड नहीं किया। ए और बी वाला जो है डीएनए हमने डाल दिया, ए और बी एक्सप्रेस कर गया, ए और बी पेप्टाइड बन गए, उसको हमने आइसोलेट कर दिया रॉ फॉर्म में, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, हमने ऐड ऑन कर दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और बन गया जी हमारा एक्टिवेटेड इंसुलिन, है ना। क्या बढ़िया बात थी भाई, बहुत ही बढ़िया बात थी वाली। ठीक है, तो 1983 में जो है पेटेंट ले लिया किसने, एली लिली कंपनी में, आज तक पैसे खा रही है वो। अभी भी क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ केस में 90% केस में जो है
जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड में इंसुलिन बनता है वो कंट्रोल में किसके है, एली लिली कंपनी के कंट्रोल में है। और कोई भी इसका जो है पेटेंट राइट ले सकता है, बट उसको पर्टिकुलर अमाउंट देनी पड़ेगी इस कंपनी को, यानी कि काम कोई भी करे इनको अपना पैसा मिलता रहेगा सालों साल, जब तक क्या बोलते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन है तब तक इस कंपनी को मिलता रहेगा। ये होती है रिसर्च बेटा, ये होते हैं पेटेंट्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया, एनसीईआरटी की लाइन देख लो, द प्रो इंसुलिन सीक्रेट इन ह्यूमंस इट इज सिंथेसाइज्ड विद ए सी पेप्टाइड, मैच्योर इंसुलिन डज नॉट कंटेन द सी पेप्टाइड। बेटा ये चीज मेंशन करी है मैंने, ठीक है, ये पीवाईक्यू में है कि मैच्योर इंसुलिन में, एक्टिवेटेड इंसुलिन में क्या नहीं होता, सी पेप्टाइड नहीं होता है। द एली लिली ब्रेक थ्रू 1983 अमेरिकन कंपनी थी जिसने 2 डीएनए सीक्वेंस फॉर ए एंड बी चेन क्या कर दिया बेटा, इंट्रोड्यूस करवाए, किसमें, इकोलाई सेल में, ऑब्वियसली प्लाज्मिड से। Chains were produced separately, extracted and combined by the creating disulfide bonds in later। ये बाद में आता है, तो प्रोसेस का ध्यान रख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, वो घुमाएगा क्वेश्चन ऐसे कि ए और बी पेप्टाइड जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं इकोलाई के अंदर, और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इकोलाई के अंदर बन जाता है। बेटा वो नहीं बनता है, पॉसिबल ही नहीं है, डाइसल्फाइड ऐड करने वाले बॉन्ड ही नहीं होते, मतलब एंजाइम ही नहीं होती इकोलाई में। तो हमारा ये वाला हो गया इंसुलिन बनाने वाला। अब जो आया था बेटा जीन थेरेपी, ठीक है, मेडिसिन में हम दूसरा जो बायोटेक का हम काम ले रहे हैं वो क्या है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है बेटा, हमने जो है पहले जीन थेरेपी के बारे में बताता हूं कि क्या होती है, फिर हम वापस इस पे आते हैं, ठीक है, फिर डेटा पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जो सेल है, कोई भी सेल है, एक इंडिविजुअल सेल है, फॉर एग्जाम्पल सेल है, इंडिविजुअल सेल है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे जीन है, ये फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए हो गया, ठीक है, उसके बहुत सारे जीन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे थाउजेंड्स ऑफ जीन है, बट एक जीन बेटा काम नहीं कर रहा। ये क्या है, डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट मतलब म्यूटेटेड है, ये जीन काम नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा, प्रोटीन बनेगा नहीं, कोई पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बनेगा, या फिर कोई प्रोटीन बनेगा नहीं इस केस में, है ना। तो सेल में क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो मैंने बायोटेक का यूज करके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बायोटेक का यूज करके जो जीन है, जो एक्चुअल में जो जीन है, एक्टिवेटेड जो जीन है, ये एक्टिव जीन है, एक्टिव डीएनए है, यूजिंग द वेक्टर मैंने एनिमल सेल के अंदर, हमारे केस में तो एनिमल सेल ही है ना, यानी कि ह्यूमन सेल, एनिमल सेल के अंदर मैंने क्या करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया, इनकॉर्पोरेट करवा दिया। अब क्या हुआ, वो एक्टिवेट हो गया, लो भाई एक्टिवेट हो गया, वो प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया उसने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी, इसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी, ठीक है। अब जीन थेरेपी कई लेवल की होती है। एक सिंगल जो टिश्यू में अगर काम नहीं कर रहा तो वहां की सेल्स के अंदर आप क्या भेज दो, वेक्टर यूज करके। वेक्टर कौन सा होता है बेटा, यूजुअली मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, रेट्रोवायरस होता है। कौन सा होता है, रेट्रोवायरस, ये काम करता है। तो रेट्रोवायरस जो है क्या करेगा, ऑब्वियसली वो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस होता है, एनिमल सेल के अंदर जो है वो जीन इनकॉर्पोरेट करवा देगा। तो बेटा वो टेम्परेरी होता है, वो क्यों, अगर सेल्स खत्म होगी तो क्या हो जाएगा, वो जीन खत्म हो जाएगा, है ना। तो सबसे बेटर टेक्निक क्या है, जाइगोट एम्ब्रियोनिक, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या किया जाता है, एक्टिवेट करना जरूरी होता है। अर्ली एम्ब्रियोनिक केस में क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल शुरू की 3-4 जो सेल्स होती हैं, है ना, उन्हीं की क्या बोलते हैं, अपने को पहले पता लग गया कि भाई इसका जो जीन है वो डिसफंक्शनल है, यहाँ पे जीन काम नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसी टेक्निक है आजकल, आराम से टेक्निक है। और इस जीन से, इस ये वाला जो जीन काम नहीं कर रहा बेटा, हमने क्या कर दिया, वो जीन थेरेपी यूज करके हमने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये जो अर्ली जितनी भी सेल्स हैं उसमें क्या बोलते हैं, जीन एक्टिव हो गया। अब इससे जितने बनने वाली पूरी बॉडी में सारा क्या हो जाएगा, जीन बेटा क्या है, एक्टिव कंडीशन में रहेगा, उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी वापस बोलती है, आके बोलती है क्या कि सबसे पहले जो जीन थेरेपी थी वो किसमें हुई थी, फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल्स 1990, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है, विद द एडीए डेफिशिएंसी। तो एक जीन है बेटा एडेनोसिन डीएमिनेज, वो जो है यहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी थी छोटे से बच्चे को, ठीक है। तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल बेटा यूज हुआ जीन थेरेपी का। अब एडीए क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं आपको बताता हूँ बेटा। इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है, ठीक है। एडीए जो जीन है बेटा, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये करता है एक्टिवेशन नहीं बोल सकते उसको, मैं बोलता हूँ मैच्योरेशन, हाँ, बी सेल, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल बेटा, ठीक है। इन सब का क्या करता है, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। यानी कि अगर ये जीन है, अगर ये जीन जो है, ये जो एंजाइम है, या जीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा ना, ये एंजाइम अगर है तो बी सेल, टी सेल, एनके सेल काम करेंगे, अदरवाइज बी सेल, टी सेल, एनके सेल काम नहीं करेंगे। डेफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगी तो ये तीनों सेल काम नहीं करेंगे। अगर बी सेल नहीं काम करी तो क्या होगा, आपको क्या लगता है, बी सेल नहीं मैच्योर हुई,
टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हुई, एनके लिम्फोसाइट, एनके सेल मैच्योर नहीं हुई, तो क्या हो गया? क्या लगता है आपको? मैं आपको बताता हूं, डेथ बिफोर द 5 ईयर्स, 5 साल की एज से पहले पहले बेटा हर कंडीशन में क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। एक बच्चे की डेथ हो जाएगी 5 साल की एज से पहले पहले। ऑब्वियसली जब 4 साल की एज में क्लिनिकल ट्रायल्स किए होंगे तो वो एंड कंडीशन में होगा। एक चीज़ क्लियर थी कि भैया अब गया, कल गया, परसों गया बच्चा, तो फिर उस टाइम पे क्लिनिकल ट्रायल हुए थे, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को लेकर। इट्स अ परमानेंट क्योर। जीन थेरेपी परमानेंट क्योर होता है। पहले क्या करते थे? पहले क्या करते भाई, जो है इंजेक्ट कर दिया जो है हमारे किसको, ये एंजाइम्स को, तो वो एक टेम्परेरी था, वो एक टेम्परेरी कंडीशन थी। अब जो है ये परमानेंट कंडीशन करती। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ठीक है, बीएमटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? आ जाओ भाई, मेडिसिन में जो है अब आ गया, बायोटेक जो है मेडिसिन में काम करता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। अभी आपको पता होगा, आपको शायद आपको जरूर पता होगा कि कोरोना चला था, कोविड वायरस, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना गो, कोविड, है ना। बहुत सारे बच्चे जो हैं कोविड 19 के टाइम पे, याद करो, पढ़ते थे कैसे? सर हाँ पढ़ लिया, हाँ जी पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ जी ले लिया। अब क्या बोलते हैं बेटा? मैम प्लीज पीडीएफ सेंड कर देना, हम ना खुद घर पे बैठ के पढ़ लेंगे। क्लास खत्म हुई, इधर क्या बोलते हैं? साइड में रखा और आप करने चले गए मस्ती, या फिर वापस क्या बोलते हैं? उस टाइम पता नहीं टिकटॉक बैन हो गया था कि नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है उस टाइम टिकटॉक था, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, उस टाइम क्या बोलते हैं? लग गए। फिर क्या किया? स्क्रीनशॉट ले लेके फ़ोन भर गया, फिर एक निंजा टेक्निक लगाई, क्या? सिलेक्ट ऑल, डिलीट, लो पढ़ लिया, हो गया काम खत्म। फिर क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट के रूल थे कि पास तो करना ही करना है, बच्चे पास हो गए। फिर वो 11th क्लास में उन्होंने मेडिकल चूज कर ली। अब जो है 8th 9th 10th तक तो भैया गो कोरोना गो चल रहा था, है ना। फिर आप आ गई 11th क्लास में, ठीक है, 11th क्लास में बैंड बजाई थी, फिर आप अभी रो ही रहे हो, है ना। बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं कि सर अब क्या करें, जिंदगी बर्बाद हो गया। तो अब जो है मैं आपको बताता हूं, उस टाइम आपने एक चीज सुनी होगी, मैं क्यों बोला सभी ये, आपने एक चीज सुनी होगी कि पीसीआर टेस्ट करवा लो, पीसीआर टेस्ट करवा लो, आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लो, है ना, आरटीपीसीआर करवा लो, आरटीपीसीआर। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा उस टाइम कि भैया जो है पीसीआर टेस्ट जो रिपोर्ट जरूरी है अगर आपको कहीं फॉरेन कंट्री में जाना है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो ये कर क्या रही थी? वो बात ये कर क्या रही थी, ठीक है। एचआईवी और कैंसर भी, वो भी वायरस होते हैं, ठीक है, जो उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो पैथोजेंस होते हैं और बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, उसको भी क्या किया जा सकता है? पीसीआर की हेल्प से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे करता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पीसीआर कैसे हेल्प करता है। देखो कोई भी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वो अपने प्रोटीन बनाएगा हमारी बॉडी के अंदर, है ना। और वो प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन ही एज ए एंटीजन बिहेव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंटीजन बिहेव कर रहे हैं। बट वो क्या करता है? देखो ऐसा तो है नहीं, वो आरएनए बनाता है, यस और नो, आरएनए बनाएगा। ऐसे क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो एचआईवी है वो तो खुद ही क्या बोलते हैं? आरएनए वायरस होता है, ठीक है। क्या होता है? आरएनए वायरस होता है। ऐसे क्या बोलते हैं? बहुत सारे जो कैंसर वायरस होते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल रेट्रो वायरस होते हैं, वो भी क्या करते हैं बेटा? जो है उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता ही होता है। देखो सिम्टम जब आते हैं इन वायरसेस के, इन पैथोजेंस के सिम्टम आते तब तो पता चल ही जाता ना, सिम्टम्स में पता चलिए कि इन्फेक्शन हुआ है। बट उस टाइम तक इतनी देर हो चुकी होती है कि हो सकता है कि हम पर्सन को बचा ही ना पाए। मैं कह रहा हूं कि बहुत अर्ली डिटेक्शन की बात कर रहा हूं। तो अर्ली डिटेक्शन में क्या होता है कि जो थोड़ा सा हमने टिश्यू सैंपल लिया, फॉर एग्जांपल बॉडी आपने ले लिया, ब्लड ले लिया, ब्लड सैंपल ले लिया हमने, ठीक है। तो उसमें से बेटा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो गया तो पहले हम क्या बनाएंगे बेटा? सीडीएनए बनाएंगे। हो सकता है क्या हो? सिंपल डायरेक्ट डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हो, ठीक है। अब क्या बनेगा उससे बेटा? प्रोटीन बनेगा, है ना। क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। मैंने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल में आरएनए हो सकता है या सीडीएनए हो सकता है। अगर मान के चलो आरएनए है तो मैं सीडीएनए बना के फिर पीसीआर चलाऊंगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन चलाऊंगा। अगर जेनेटिक मटेरियल ही डायरेक्ट क्या है? डीएनए है, तो मेरे को आरएनए से डीएनए बनाने की जरूरत है ही नहीं, मैं क्या बोलते हैं? पीसीआर चला दूंगा। और पीसीआर से मैंने क्या कर दिया? मैंने जो है डीएनए को एम्पलीफाई कर दिया। जो डीएनए सिंपली क्या हो सकता था? डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था, मैंने पीस सैंपल से थोड़ा सा लिया, कुछ पीसेस भी है ना, जो ट्रेस अमाउंट में भी अगर जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का या वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है, उसको भी पीसीआर क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है, उसको एम्पलीफाई करके पता चल जाएगा अपने को कि भैया इस पर्सन को इन्फेक्शन होने वाला है
या फिर ये भी पता चल जाएगा कि इस बंदे को इन्फेक्शन हो चुका था बट अभी जिंदा बच गया है। तो सारी चीजें क्या होती हैं बेटा, यहाँ पे प्रूफ की जा सकती हैं पीसीआर में, ठीक है। तो पीसीआर टेस्ट जो होता है आजकल बहुत जरूरी होता है। जितने भी जो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंट्री में आपको जाना है तो बेटा आरटीपीसीआर आपकी रिपोर्ट जाती है। आपके जितने भी हेपेटाइटिस ए बी सी डी जितने भी टाइप के हैं, ठीक है, ऐसे HIV हो गया, ऐसे क्या बोलते हैं रेट्रोवायरस हो गया, ऐसे क्या बोलते हैं हमारे जो हर्पीज वायरस हो गया, STDs हो गया, जितने भी आपके जो है डिजीज हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल यूएस से या फिर यूरोप में जाना है तो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि भैया पहले आप आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेके आओ, हमें बताओ कि आपको इन्फेक्शन कहीं हुआ तो नहीं है, हुआ है तो कितने साल पहले हुआ, सब पता चल जाता है रिपोर्ट में। अगर रिपोर्ट है तो आपको जाने देंगे, नहीं तो क्या बोलते हैं वीजा कैंसिल, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। फिर इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे एलाइजा। देखो बेटा पीसीआर क्या डिटेक्ट करता है, ध्यान रखना, पीसीआर डिटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। अगर वो आरएनए यूज कर रहा है तुम क्या बोलेंगे उसको, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, ठीक है। अगर वो नॉर्मल डीएनए तो डीएनए पीसीआर, नॉर्मल पीसीआर हो जाएगा। तो पीसीआर ये काम करता है, पीसीआर डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करता है। अगर मान के चलो जेनेटिक मटेरियल की जगह पे हम क्या करना है, हमें कोई प्रोटीन डिटेक्ट करना है, हमें क्या करना है, प्रोटीन डिटेक्ट करना है, एंटीजन डिटेक्ट करना है या फिर कोई एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है बेटा, तो वो काम पीसीआर नहीं कर पाएगा, वो काम कौन कर पाएगा, एलाइजा। कौन कर पाएगा, एलाइजा। तो एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है बेटा, तो फुल फॉर्म लिख लो इसकी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। एलाइजा बेटा जो है सबसे ज्यादा जो फेमस होता है HIV को डिटेक्ट करने के लिए, HIV टेस्ट के लिए। आप बोलो सर HIV टेस्ट तो यहां पे भी आपने बता दिया था, हाँ तो HIV का अगर जो है अगर जेनेटिक मटेरियल का पता करना हो तो पीसीआर करो, और नहीं तो क्या बोलते हैं अगर एंटीजन उसके एंटीबॉडीज देखने तो अपने क्या करना पड़ता है, एलाइजा करना पड़ता है ना। ये दोनों करने पड़ते हैं। तो फुल प्रूफ करने के लिए HIV केस में दोनों टेस्ट होते हैं। कौन से, पीसीआर टेस्ट भी होता है, एलाइजा टेस्ट भी होता है। देखिए कैसे करता है काम, एलाइजा होता क्या है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या मेंशन करती है एनसीईआरटी कि एंटीजन भी डिटेक्ट किया जा सकता है और एंटीबॉडी भी डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। एंटीजन क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल वायरल एंटीजन, वायरल क्या हो गया, एंटीजन। और वायरल एंटीजन जब हमारी बॉडी में जाएगा तो उससे क्या बनेगा बेटा, हमारी बॉडी जो है एंटीवायरल क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। ये तो आपको पता ही होगा एंटीबॉडी क्या होती है, जो एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। अगर वायरल एंटीजन है या फिर क्या बोलते हैं उसके अगेंस्ट हमारी क्या बॉडी बनाती है, एंटीवायरल एंटीबॉडी बनाती है। बेटा ये भी तो प्रोटीन ही तो होते हैं ना, ये एंटीजन भी क्या है, प्रोटीन है, ये वायरल प्रोटीन है। ये क्या है, वायरल प्रोटीन है। और एंटीबॉडी क्या है, ये बेटा क्या है, ह्यूमन प्रोटीन है। तो ये ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन ना, इम्यूनोग्लोबिन तो होते हैं, है तो ये प्रोटीन ही। इन दोनों को ही डिटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अभी एलाइजा कैसे काम करती है वो हम देख लेते हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल हम देखते हैं बेटा, वो हम देखते हैं कैसा होता है। एक प्लेट पे फॉर एग्जांपल यहां पे लगा दिया एक पहले से बाउंड जो है एंटीबॉडी, ये हमारे पास पहले से प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को वायरल प्रोटीन पता करना है, वायरल प्रोटीन फॉर एग्जांपल कोई HIV प्रोटीन है, कोई भी HIV प्रोटीन है बेटा, वो मेरे को ब्लड के अंदर पता करना है। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपलीफाई बता रहा हूं, वैसे तो एलाइजा बहुत टाइप की होती है, सैंडविच एलाइजा हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल वायरल प्रोटीन को मेरे को डिटेक्ट करना है, क्या होगा, अब जो है मेरे पास ये पहले से प्रेजेंट है एंटी HIV एंटीबॉडीज जो कि बाउंड फॉर्म में है। बाउंड का मतलब क्या है, प्लेट के साथ बाउंडेड है ऑलरेडी वो। अब जो वायरल प्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या करेंगे बेटा, ऑब्वियसली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन तो होगा ही, वो यहां पे जाके बाइंड कर जाएंगे। लो भाई बाइंड करें। अब मैंने यहां पे सेकंड नंबर पे एक और एंटीबॉडी ऐड की। अब ये सेकंड नंबर पे एक और एंटीबॉडी आती है बेटा, सेकंड नंबर पे एक और एंटीबॉडी आती है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इसके ऊपर ऐसे करके बाइंड कर जाएगी। किसके ऊपर बाइंड कर जाएगी, एंटीजन के ऊपर। किसके ऊपर बाइंड कर जाएगी, एंटीबॉडी के ऊपर। इसको मैं क्या बोलता हूं, जो है ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, कहने का मतलब क्या है, इसके ऊपर ना कोई एंजाइम लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई एंजाइम लगा हुआ है। ये लो फॉर एग्जांपल ये एंजाइम हो गया, ये एंजाइम है। अभी एंजाइम क्या करेगा बेटा, यहाँ पे हमने कोई जो है अच्छा ठीक है,
यहाँ पे कोई हमने ना एक सबस्ट्रेट डाल दिया। सबस्ट्रेट क्या होता है? जो कलर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? कलर प्रोड्यूस करता है। अब बेटा जो है एंजाइम क्या करेगा? इसको, इस सबस्ट्रेट को कलर दे देगा। क्या दे देगा? कलर दे देगा। तो वहां से कलर आना शुरू हो जाएगा। अगर HIV प्रोटीन अगर सैंपल में नहीं हुआ तो ये जो दूसरी सेकंड एंटीबॉडी जो है वो तो बाइंड ही नहीं कर पाएगी। बाइंड नहीं कर पाएगी तो बेटा क्या करेगी? सबस्ट्रेट डालने पे वो क्या होगा? सबस्ट्रेट कलर नहीं देगा। अगर HIV प्रोटीन ब्लड सैंपल में है तो HIV प्रोटीन कहाँ बाइंड कर जाएगा? हमारी जो बाउंड एंटीबॉडी है उसके साथ बाइंड कर जाएगा। फिर हमने ऊपर से एक और एंटीबॉडी डाली जिसके ऊपर एंजाइम क्या था? लिंक था। और एंजाइम लिंक करने के बाद हमने क्या डाला? एक सबस्ट्रेट डाला जो कि नॉन कलरफुल था। अब जो है कलर जो है ये क्या होगा? ये जो नॉन कलर जो सबस्ट्रेट है बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा कलरफुल सबस्ट्रेट में, और यहाँ पे सिग्नल आना, डायरेक्ट विजिबल सिग्नल आना क्या हो जाएंगे बेटा? शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से इसका फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सबसे फेमस होती है वायरस के लिए और HIV के लिए सबसे ये फेमस टेस्ट है। ये है बेटा डायग्नोसिस। ये देखो ट्रीटमेंट नहीं है, ये डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस में क्या होता है? डिटेक्शन होता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है, या किस लेवल तक इन्फेक्शन जा चुका है ये बताया जाता है। ध्यान रखना ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि जीन थेरेपी क्या था बेटा? एक ट्रीटमेंट था। ठीक है, ये तो हो गया भाई। आगे हम बात कर लेते हैं जो कि हमारा लास्ट पार्ट है ऑलमोस्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं क्या होते हैं बेटा? सबसे ज्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं कौन सा बनाया गया? क्या लगता है आपको कौन सा बनाया गया? सुंदर सा सफेद सा लाल आंखों वाला चूहा। सबसे ज्यादा जो पूरे जो है ह्यूमन उसमें बायोटेक में यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? ह्यूमन ने जो यूज किया है वो है बेचारा चूहा। ठीक है बेटा, तो चूहे से क्या क्या बोलते हैं, क्या किया जाता है? हम देखते हैं चूहे से क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैसे किए जाते हैं। पहले तो आप चूहे को इन जनरल देखते हैं कि चूहा, वाई माइस ट्रांसजेनिक। बेटा देखो फॉर एग्जांपल कोई ड्रग की टेस्टिंग करनी है, आप ऐसा तो है नहीं ड्रग बना दिया आपने, ठोक दिया, क्या बोलते हैं बंदे के अंदर, बंदा मर गया, पता नहीं चला हमें भाई क्या चल रहा है, उस ड्रग का जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स क्या है। तो मान के चलो ड्रग किसी जीन के साथ क्या कर रही है? इंटरेक्ट कर रही है। तो मैंने क्या किया? चूहा विदाउट दैट जीन, जिस जीन के साथ जो है ये ड्रग इंटरेक्ट कर रही है, मैंने विदाउट जीन क्या कर दिया? उस चूहे को मैंने बना दिया। अब मैंने रिस्पॉन्स देखा, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ऐसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे को वैक्सीन के साथ देखना हो कि एक वैक्सीन है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, एक ट्रांसजेनिक माइस है, उसको पहले से फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है, ठीक है, पहले से इन्फेक्शन है, मैंने जीन चेंज करके मॉडिफाई करके उसको ट्रांसजेनिक करके मैंने क्या कर दिया? उसको जो है एक डिजीज सेट कर दी मैंने कि भैया तेरे को ये डिजीज है। अब जो वो डिजीज जो चूहा है उसके साथ वैक्सीन क्या वो कर रही है, क्या इंटरेक्ट कर रही है। तो इस टाइप की जो स्टडीज, वैक्सीन की स्टडीज, एंजाइम की स्टडी, ड्रग की स्टडी, ठीक है, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल से पहले वाले जो स्टेप होते हैं वो बेटा माइस के ऊपर किए जाते हैं। और माइस कौन से होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और एक चीज और है, फॉर एग्जाम्पल किसी जीन का फंक्शन देखना अपने को जो कि हमारी बॉडी में डायरेक्ट देखा नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूंगा? उस जीन को क्या कर दूंगा? इनएक्टिवेट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं? बायोटेक। मैंने उस जीन को क्या कर दिया? मैंने इनएक्टिवेट कर दिया। तो अब वो जीन को इनएक्टिवेट करने के बाद उस चूहे के डेवलपमेंट, उसके इम्यून रिस्पॉन्स, उसके बिहेवियर, इस चीज में क्या फर्क पड़ता है ये हम स्टडी करते हैं। ये बायोटेक में स्टडी आती है। आपने बहुत सारी जो है मूवीज देखी होंगी, है ना, उसमें तो अपने हॉलीवुड मूवी वाले तो बंदों पे ट्रीटमेंट कर देते हैं, बंदों पे कर देते हैं। तो ये होता है, आज भी होता है, और ये वैलिड है, पूरा क्या बोलते हैं, प्रोसेस बनी हुई है। तो अब देखो भाई क्या हुआ, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या कर सकते हैं? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी काम आते हैं। तो एक क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जो है एनिमल्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम क्या था? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बेटा क्या करता है? ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, यानी कि क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या किया गया है? इसको आइसोलेट किया गया है टू ट्रीट द एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है बेटा? एम्फाइसीमा क्या होता है मैं आपको बताता हूं, लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर है, लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है बेटा, क्या है? लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसको मैं बोलता हूं COPD। आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, अब जो है MBBS में आपको इस चीज का देखने को मिलेगा।
देखते हैं कितने बच्चे आगे जाके सीओपीडी के बारे में पढ़ेंगे। जो सीरियस है उनको मौका मिलेगा सीओपीडी के बारे में जानने का। सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी तो लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर। ये बेटा बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है क्या बोलते हैं स्मोकिंग, एक स्मोकिंग से होता है, बंदे क्या बोलते हैं बीड़ी, ठीक है, सिगरेट पीते जाएंगे और क्या बोलते हैं उनका जो अपर जो है लंग्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। एक होता है जेनेटिक, एक क्या होता है जेनेटिक। तो जेनेटिक के केस में क्या होता है बेटा, ये वाला एंजाइम बनना बंद हो जाता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनना बंद हो जाता है और क्या होता है सीओपीडी हो जाता है। क्या हो जाता है सीओपीडी हो जाता है। अब ये कैसे काम करता है इसके पीछे की थोड़ी सी साइंस हम कर लेते हैं तो आपको बेटर समझ में आ पाएगा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो बेटा क्या होता है, एक ना प्रोटेक्टिव एंजाइम होता है, प्रोटेक्ट द लंग्स मेम्ब्रेन फ्रॉम इलास्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, फ्रॉम इलास्टेज एंजाइम, ठीक है। इलास्टेज एंजाइम कौन रिलीज करता है, क्या बात है, मेरे को पढ़ने में, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, आज मजा आ गया पढ़ के, मेरे को एकदम से बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि होता क्या है। जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो एक एंजाइम को बनाती है जिसका नाम क्या है इलास्टेज, ठीक है। वो क्या करता है बेटा, वो जो लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है ना, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है उस पे पाए जाने वाले जितने भी जो इन्फेक्शियस जो पैथोजेंस हैं उसके ऊपर अटैक करता है। बट क्या होता है कई केस में ओवर एक्सप्रेस कर जाता है, कई केस में क्या करता है ये ओवर एक्सप्रेस कर जाता है, ये वाला जो इलास्टेज है, तो जो खुद की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो फिर क्या होता है, अल्फा जो है एंटीट्रिप्सिन आता है, वो आता है लीवर से और वो इसको बचाता है, इसको अटैक करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, सो दैट कि हमारी क्या बोलते हैं जो लंग्स की मेम्ब्रेन है क्या हो जाए, बची रहे। अब अगर किसी पर्सन में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन अगर नहीं है तो न्यूट्रोफिल्स जो है पूरे पूरे जो है लंग्स की जो मेम्ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देगी और पूरे के पूरे लंग्स की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट साइन दिख रहे हैं आपको, पूरी की पूरी इंटरनल डैमेज हो जाती है। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, जेनेटिक रिलेटेड सीओपीडी बोलता हूँ। तो बेटा क्या बोलते हैं आजकल ये यूज हो रहा है और इसका ये प्रोडक्ट है कहाँ से आ रहा है बेटा, ये आ रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल से। दूसरा जो है जो अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन एक और दूसरा जो है हमारी गाय, भोली सी गाय बेचारी, ठीक है। भोली सी गाय कौन सी थी, रोजी, नाम तो बढ़िया है, रोजी 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है बेटा। आप बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूजन करते हैं कि सर वो ट्रांसजेनिक जो शीप है फिर उसका नाम क्या था, उसका नाम जो डॉली था बेटा, ठीक है, वो शीप थी, ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो डॉली बनाई गई थी, जो कि एक्चुअल में ट्रांसजेनिक कहना ठीक नहीं है उसको, वो क्लोनिंग वाला था, थोड़ा सा क्या था वो क्लोनिंग वाला था, ट्रांसजेनिक नहीं था, वो क्लोनिंग वाला था। तो क्लोनिंग वाली तो बेटा शीप थी, ये काउ है जो कि ट्रांसजेनिक है। 1997 में इसको बनाया गया और उसका जो जीन था वो मॉडिफाई किया गया। कौन सा जीन मॉडिफाई किया गया, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क। कहने का मतलब क्या है, इस मिल्क के अंदर ह्यूमन प्रोटीन था। कौन सा था, ह्यूमन प्रोटीन, और इस ह्यूमन प्रोटीन का नाम क्या था, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन क्या होता है, ह्यूमन प्रोटीन होता है, ठीक है बेटा। ये वाला जो है क्या बोलते हैं, जो मिल्क होता है इसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन होता है। तो अब क्या होगा, अगर मान के चलो कोई छोटा बेबी है जिसको कोई दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गाय का दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और मदर में कोई ऐसा इशू हुआ कि वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि जो है बच्चा वो जो है अपनी मदर का दूध नहीं पी पा रहा है, तो फिर ऐसा दूध ये वाला ठीक रहता है क्योंकि उसमें अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन होता है। तो उस केस में एलर्जिक रिस्पांस नहीं आता है क्योंकि जो प्रोटीन है वो कौन सा है गाय के अंदर, गाय के दूध के अंदर ह्यूमन प्रोटीन है। ये भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड बेटा हमने पूरी की पूरी क्या पढ़ी है, आज बायोटेक पढ़ी है, ठीक है। लास्ट क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी है बेटा। बायोपायरेसी में यहाँ पे जो है बस कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। वो कि भाई बासमती राइस था, बासमती राइस को जो है 1997 में यूएस कंपनी ने क्या कर दिया, पेटेंट कर लिया, ठीक है, अपने ऑफिस में। भाई जो मटेरियल हमारा इंडिया जो है सबसे ज़्यादा फेमस है बेटा, जो बासमती राइस सबसे ज़्यादा फेमस है बासमती राइस के लिए। पूरे वर्ल्ड में जो है बासमती राइस जो है इंडिया से जाता है, इंडिया का सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। अब जो बासमती राइस है वो पेटेंट करवा लिया यूएस कंपनी ने, तो फिर बहुत लड़ाई हुई कि भाई प्रोडक्ट हमारा है,
राइस की वैरायटी जो है इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा है और उसमें से 27 जो है डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है। उसमें से क्या बोलते हैं उठा के एक जो है क्या बोलते हैं ले गए बासमती राइस वाले, कौन है, यूएस पेटेंट वाले गया। ठीक है, अब जो है उस बासमती राइस का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ किसके पास चला गया, उसके पास चला गया, उस कंपनी के जो है परमिशन के बिना तो वो काम ही नहीं कर पाते। ऐसा बीच में क्या बोलते हैं एक और बवाल मचा था कि इंडिया की जो वो हल्दी है, हल्दी है ना, हल्दी का नाम क्या है, करकुमा लौंगा, करक्यूमा लौंगा, बढ़िया नाम है, करक्यूमा लौंगा। और वो क्या प्रोड्यूस करेगी, करक्यूमिन प्रोड्यूस करेगी, है ना। क्या लगता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट है या प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ये आपको बताना है। ये करक्यूमिन का पेटेंट लेने वाले थे भाई, वो ले ही गए थे ऑलमोस्ट, फिर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, इंडिया ने वापस लेके आए उसको कि नहीं ये काम नहीं चलेगा, हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी अगर हमारे यहाँ पे वो यूज करना है तो, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट वो यूज करना है तो बेटा इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी बोलते हैं। कि जितने भी बायो रिसोर्सेज हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, प्रॉपर ऑथराइजेशन के बिना क्या करती हैं, वो काम करना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। जैसे टेलीग्राम पे क्या बोलते हैं जो पीडीएफ की पायरेसी होती है ना, वैसे क्या होती है, बायोपायरेसी होती है बेटा। इसमें जो है आपको जो है इतना ही पढ़ना है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर छोटा चैप्टर था बेटा, ठीक है, आपको जो है 16 मार्क्स दे रहा है फ्री के, अगर अच्छे से अगर आप कवर करोगे इसको तो आपके 16 मार्क्स पक्के हैं। अगर आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए बेटा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस लिंक पे स्कैन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।